टू कुणाल कॉलेज क्लासेस। और आज हम जो अगला मतलब 9th लेक्चर को स्टार्ट कर रहे हैं। अभी तक हमने यूनिट फॉर्मेशन की 3 स्टेप देखी थी, दैट इज अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, सेलेक्टिव अब्सॉर्प्शन एंड दैट इज ट्यूबुलर सिक्रेशन। नाउ आज हमें बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक देखना है, वो है काउंटर करंट मैकेनिज्म। तो काउंटर करंट मैकेनिज्म मतलब क्या है कि हमें यूरिन को कॉन्सेंट्रेट बनाना है। यूरिन को कॉन्सेंट्रेट बनाना है मतलब यूरिन से मैक्सिमम वाटर को हमें क्या करना है, एब्सॉर्ब करना है। ओके, तो सवाल पहला ये आता है कि व्हाई यूरिन वी कैन से कॉन्सेंट्रेशन इज नेसेसरी। यूरिन कॉन्सेंट्रेशन नेसेसरी क्यों है? क्योंकि हमने देखा था कि यहाँ पर जब अल्ट्रा फिल्ट्रेशन प्रोसेस होती है तो 180 लीटर यहाँ पर फिल्ट्रेट बन रहा है। तो ये जो फिल्ट्रेट है एक्चुअली इसे प्राइमरी यूरिन कहते हैं, डीप्रोटोनेज प्लाज्मा कहते हैं। तो इतना जो इसके अंदर वाटर है तो वी कैन नॉट रिमूव दिस एंटायर वाटर थ्रू बॉडी। अगर इतना वाटर हम बॉडी के थ्रू रिमूव कर देंगे तो बॉडी का डिहाइड्रेशन हो जाएगा। ओके, और आप ध्यान रखना कि 12% डिहाइड्रेशन अगर बॉडी का होता है तो दैट कॉजेस डेथ। क्योंकि हमारे बॉडी में जो सेल है, हर सेल को उसकी मेटाबॉलिक एक्टिविटी मेंटेन करने के लिए वाटर प्रोवाइड वेरी इंपॉर्टेंट मीडियम। ओके, वाटर हमें एनर्जी भी देता है, लेकिन वाटर हमारे सेल की मेटाबॉलिक प्रोसेस को नॉर्मल रहने के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। इसलिए एक्सेस डिहाइड्रेशन कैन कॉजेस डेथ। और इसी कंडीशन में हमारी बॉडी को मतलब किडनी को ऑल द टाइम केयर करना पड़ता है कि हमारे बॉडी के अंदर वाटर का जो लेवल है वो मेंटेन रहना चाहिए। ओके, और खास करके ओन कंडीशन में जब आपका वाटर का मतलब आपका वाटर का सप्लाई जो बॉडी के अंदर कम है, यानी इनटेक ऑफ वाटर आपका कम है, तो एक पॉइंट हम यहाँ पर देखते हैं कि काउंटर करंट मैकेनिज्म का मेन पर्पस है यूरिन को कॉन्सेंट्रेट करना। लेकिन एक क्वेश्चन हमारे मन में आता है, यूरिन कॉन्सेंट्रेशन नेसेसरी ड्यूरिंग, कौन से कंडीशन में यूरिन को कॉन्सेंट्रेशन करना जरूरी है? अगर ऐसी कंडीशन देखते हो, पहले जो कंडीशन है दैट इज लो वाटर इनटेक कंडीशन। लो वाटर इनटेक कंडीशन यानी जब आपको पानी पीने को नहीं मिलता है, एक लंबे समय तक जब आपको पानी पीने को नहीं मिलता है, ऐसी कोई कंडीशन है कि लो इनटेक ऑफ वाटर आपके बॉडी में हो रहा है, उस समय ध्यान रखना कि बॉडी अलर्ट होती है। हमारी बॉडी में ऑस्मोरिसेप्टर्स होते हैं और ये ऑस्मोरिसेप्टर ब्रेन को सिग्नल भेजते हैं और उस समय हमारा काउंटर करंट मैकेनिज्म ऑन हो जाता है एंड बॉडी विल ट्राई टू सेव द वाटर। और खास करके कंडीशन में आप देखेंगे कि हॉट सनी डेज होते हैं, समर डेज में हमारी बॉडी कोशिश करती है कि वाटर को मैक्सिमम कंजर्व किया जाए। सेकंड पॉइंट, जैसे कुछ कंडीशन होती है कि जब अपने बॉडी से ज्यादा वाटर लॉस होता है, कुछ ऐसी कंडीशंस होती है जिसमें बॉडी के ज्यादा वाटर लॉस होता है। जैसे फॉर एग्जांपल आप देखेंगे कि समर में आपको पर्सपिरेशन ज्यादा होता है, समर में आपको ज्यादा स्वेटिंग होता है। तो जब आपको ज्यादा स्वेटिंग हो रहा है वहां पर तो हमारी बॉडी से सॉल्ट और वाटर दोनों का लॉस हो रहा है, और उस कंडीशन में इस वाटर को रिटेन करना नेसेसरी है। सेकंड थिंग आप देखेंगे कि जैसे डायरिया हो जाता है, तो डायरिया के समय भी हमारे बॉडी से वाटर लॉस ज्यादा होता है, तो डायरिया इज आल्सो कंडीशन जब पानी को बचा के रखना है। तीसरी कंडीशन हम कह सकते हैं कि वोमिटिंग, और वोमिटिंग में भी क्या होता है कि बहुत सारा वाटर लॉस होता है। तो ऐसी कुछ सिचुएशंस होती है कि जब हमें वाटर को कंजर्व करना है, और वाटर को कंजर्व करते हुए यूरिन को कॉन्सेंट्रेट करना है, और यूरिन को कॉन्सेंट्रेट करने के लिए मैकेनिज्म कौन सा है? काउंटर करंट मैकेनिज्म। कौन सा मैकेनिज्म? और एक्चुअली इस मैकेनिज्म को ऐसे भी कहा जाता है कि काउंटर करंट मल्टीप्लायर। काउंटर करंट मल्टीप्लायर मैकेनिज्म इसको कहा जाता है। एक्चुअली सारे कांसेप्ट को हम धीरे-धीरे समझेंगे, लेकिन उसकी जो शुरुआत हमें करनी है उसके अंदर एक बैकग्राउंड मैंने आपको बताया कि काउंटर करंट मैकेनिज्म में बहुत ही ब्यूटीफुल मैकेनिज्म है, एक बढ़िया ग्रेट मैकेनिज्म हमारे किडनी में है। और यहाँ पर हमें समझना है कि किस तरह से हमारे किडनी के अंदर उसके लिए मतलब नेफ्रॉन और वासा रेक्टा का रोल उसके अंदर इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले एक स्टेटमेंट हम यहाँ पर समझते हैं। यहाँ पर डायग्राम भी मैंने ड्रॉ की है, डायग्राम पर भी हमें फुल कंसंट्रेट करना है। तो ध्यान रखना यहाँ पर कि एलओएच एंड वासा रेक्टा मैंने शॉर्टकट में लिखा है कि एलओएच एंड वासा रेक्टा एनाटॉमिकली आइडियल फॉर काउंटर करंट मैकेनिज्म। देखो क्या लिखा हमने, तो एलओएच एंड वासा रेक्टा एनाटॉमिकली आइडियल फॉर काउंटर करंट मैकेनिज्म। मतलब LOH लूप ऑफ एल्ले प्ले वेरी सिग्निफिकेंट रोल इन कंसंट्रेशन ऑफ यूरिन। और ध्यान रखना कि जो LOH और वासा रेक्टा का अरेंजमेंट इस तरह से एनाटॉमिकली उनका स्ट्रक्चर ऐसे बना गया है
कि हमें मैक्सिमम वाटर को कॉन्सेंट्रेट करना है। एक सिंपल लैंग्वेज में अगर देखेंगे, अभी तक हमने ये जो प्रोसेस देखी उसको अगर हम समराइज करते हैं तो आपको पता है कि एफरेंट आर्टेरियोल, इफरेंट आर्टेरियोल है, और यहाँ पर आप देखेंगे कि अल्ट्रा फिल्ट्रेशन होता है, और अल्ट्रा फिल्ट्रेशन में हम आपने देखा था कि यहाँ पर हम प्लाज्मा की जो सोल्यूबल एलिमेंट्स है जिनकी साइज छोटी उनको फिल्टर कर देते हैं, और जब से अल्ट्रा फिल्ट्रेशन होने के बाद दूसरी प्रोसेस है सिलेक्टिव एब्जॉर्प्शन, जिसके अंदर हम पीसीपी से मैक्सिमम सिलेक्टिव एब्जॉर्प्शन कर लेते हैं। आप देखेंगे कि 70 to 80% एब्जॉर्प्शन यही से हो जाता है वाटर का। ओके, बाद में कुछ वाटर को हमने आप देखा था कि जैसे हम पीसीपी से नीचे आए थे, आपको पता है कि दिस इज अ लूप ऑफ हेनले। ये जो डायग्राम मैंने ड्रॉ की लूप ऑफ हेनले की डायग्राम है, और लूप ऑफ हेनले का जो डिसेंडिंग पार्ट है, डिसेंडिंग लिम है, आपको पता है कि डिसेंडिंग लिम जो होता है वो परमेबल टू वाटर है। अब इस काउंटर करंट मैकेनिज्म को समझने के लिए आप आज तक मैंने जो आपको नेफ्रॉन की जो एनाटॉमी समझाई है वो पूरी एनाटॉमी को दिमाग में रखते हुए इस कांसेप्ट को सीखना है। अगर आपको इसमें कोई कांसेप्ट अगर ध्यान में नहीं आ रहा है तो एक काम करना कि आप पहले नेफ्रॉन की एनाटॉमी पढ़ो, नेफ्रॉन का पूरा स्ट्रक्चर पढ़ो, लूप ऑफ हेनले के जो जितने भी फीचर्स मैंने बताए, खास करके आपको डिफरेंस देखना है, द डिफरेंस बिटवीन डिसेंडिंग लिम एंड असेंडिंग लिम, क्योंकि समझ में नहीं आएगा ऐसा होगा ही नहीं। अगर आपको दिक्कत आ रही मतलब कहीं ना कहीं लूप होल है, तो लूप होल यही होगा कि आपको नेफ्रॉन की जो एपिथेलियल सेल्स है, नेफ्रॉन की जो स्ट्रक्चर्स है, उसके जो फंक्शन है, उसके होने वाली तीन प्रोसेस जो मैंने आपको सिखाई है, मतलब आप देखेंगे कि पिछले 3-4 लेक्चर जो मैंने इसके लिए दिए उनको प्रॉपर रिवाइज करके ही ये लेक्चर आपको सुनना है। ओके, तो सबसे पहले ध्यान रखना कि यहाँ पर ये जो है डिसेंडिंग लिम है, तो डिसेंडिंग लिम परमेबल टू वाटर है, यानी यहाँ से पानी बाहर निकलता है, और ये इम्परमेबल टू सॉल्ट होता है, यानी डिसेंडिंग लिम जो है लूप ऑफ हेनले का परमेबल टू वाटर, इम्परमेबल टू सॉल्ट है, यानी यहाँ से सॉल्ट बाहर नहीं निकलेंगे, यहाँ से वाटर निकलेगा। लेकिन एक ध्यान रखना कि बाद में आपको एक समझ में आएगा कि यहाँ से अगर वाटर निकल रहा है, यहाँ से अगर वाटर बाहर निकल रहा है, तो वाटर बाहर निकल रहा है मतलब ध्यान रखना कि बाहर का जो कॉन्सेंट्रेशन है वो ज्यादा है और अंदर का कॉन्सेंट्रेशन कम है। मतलब आप देखेंगे कि ये जो है ये रिनल ट्यूब्यूल है, रिनल ट्यूब्यूल में जो भी उसे कहते हैं रिनल फ्लूइड, क्या कहते हैं इसको, रिनल फिल्ट्रेट, क्या कहते हैं इसको, रिनल फ्लूइड कहते हैं, या इसे रिनल फिल्ट्रेट हम कहते हैं। एक पॉइंट आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि ये वाटर कैसे बाहर आता है, ये आपको बाद में समझेगा, क्योंकि मैकेनिकली तो हम लिख देते हैं कि यहाँ से वाटर बाहर आता है, फिर आगे चलकर हम जाते हैं कि असेंडिंग लिम उसके दो पार्ट होते हैं, थीन सेगमेंट और ये थिक सेगमेंट है, और हम देखते हैं कि थीन सेगमेंट से भी एनएसीएल बाहर आता है और थिक सेगमेंट से भी एनएसीएल बाहर आता है, लेकिन थीन सेगमेंट में जो एनएसीएल आता है बाहर वो डिफ्यूजन से आता है, और जबकि आप देखेंगे कि यहाँ पर एनएसीएल आपको एक्टिवली बाहर निकालना पड़ता है। मतलब यहाँ पर हम NaCl को एक्टिव ट्रांसपोर्ट, जैसे सोडियम पोटेशियम पंप हमने बोला था, सोडियम पोटेशियम पंप वहां पर एक्टिवली एटीपी खर्च करके आपको NaCl आप बाहर निकाल दो यहाँ पर। ओके, तो इन सब का मतलब क्या है ये हमें समझना है। ओके, अभी सबसे पहले हम देखते हैं कि जो डायग्राम आपकी किताब के अंदर दी है, सबसे पहले इस डायग्राम को हमें समझना है, डायग्राम का मतलब क्या है हम पहले समझते हैं और बाद में इसके अंदर होने वाली चेंजेस पर आते हैं। तो सबसे पहले ध्यान रखना कि आपकी किताब में जो डायग्राम दी है उस डायग्राम का डायरेक्ट एक्सप्लेनेशन उन्होंने दी है, लेकिन आपको ध्यान रखना है कि जो नेफ्रॉन होगा ऑफकोर्स, तो थोड़ा अगर इस तरफ हम फोकस करते हैं इस डायग्राम की तरफ। ओके, तो आपने देखा था कि पिरामिड है, पिरामिड के अंदर आप देखेंगे कि नेफ्रॉन है और खास करके दो नेफ्रॉन प्रेजेंट है, ध्यान रखना, कॉर्टिकल नेफ्रॉन एंड जक्स्टामेडुलर नेफ्रॉन। तो काउंटर करंट मैकेनिज्म के लिए मेन साइट जो है वो दैट इज अ जक्स्टामेडुलरी नेफ्रॉन, क्योंकि जक्स्टामेडुलरी नेफ्रॉन का लूप ऑफ हेनले कैसा होता है, लॉन्गर होता है, उनका परसेंटेज 50 to 20% होता है, और वो जब वाटर स्ट्रेस कंडीशन में काम करते हैं, और इसलिए काउंटर करंट मैकेनिज्म की भी जरूरत हमें वाटर स्ट्रेस कंडीशन में है। तो यहाँ पर आपको एक बार फिर से रिवाइज करना है कौन सा, कॉर्टिकल नेफ्रॉन एंड जक्स्टामेडुलर नेफ्रॉन, क्योंकि देखो लर्निंग एक प्रोसेस होती है बच्चों। अगर आप स्टेप बाय स्टेप, जैसे मकान बनाते हैं तो मकान तो स्टेप बाय स्टेप बनाते हैं और बाद में देखते हैं कि कितना बढ़िया मकान बनता है, वैसे ही लर्निंग प्रोसेस है। जब तक आप पीछे का नॉलेज अच्छी तरह से तैयार नहीं करेंगे, आगे का आपको समझ में नहीं आएगा। तो बहुत ही सिंपल वे से आपको जानना है,
अगर आपको कोई यहाँ पर याद नहीं आ रहा है तो आप उसको फिर से देखना है, उसको एक बार रिवाइज करना है, और जैसे ही आपको लगता है कि कोई कंसेप्ट कमजोर है उसको पक्का करके, उसको कॉन्क्रीट करके ही आगे चलना है। बहुत सिंपल स्ट्रैटेजी है, और इस स्ट्रैटेजी से आप जाएंगे तो फॉरएवर तो वो कंसेप्ट आपके ब्रेन में रहता है, फिर बाद में आपको सीधी मिस्टेक या कंफ्यूजन को फेस नहीं करना पड़ता है। ओके, तो बहुत अच्छी तरह से पर्टिकुलर साइंटिफिक तरह से आपको पढ़ना है। ओके, तो यहाँ पर मैंने बताया था आपको, यहाँ पर आपको कॉर्टिकल नेफ्रॉन, जक्स्टामेडुलर नेफ्रॉन का डिफरेंस जानना चाहिए, और जो जक्स्टामेडुलर नेफ्रॉन है दैट प्ले इंपॉर्टेंट इन काउंटर करंट मैकेनिज्म। उनका लूप ऑफ फेलियर जो होता है प्रेजेंट डीपर इन मेडुला। अभी सबसे पहले देखते हैं कि रीनल पिरामिड है, और रीनल पिरामिड के अंदर आप देखेंगे कि ये जो इनर कॉर्टेक्स, ये आउटर कॉर्टेक्स, ये आउटर मेडुला, इनर मेडुला, तो ध्यान रखना। और आप देखेंगे कि ये जो पोर्शन है, ये पोर्शन है रीनल पैपिला। क्या है? रीनल पैपिला, दिस इज कॉल्ड रीनल पैपिला। मतलब रीनल पैपिला के तरफ क्या होगा? इनर मेडुला होगा। और यहीं पर एक ध्यान रखना है, यहाँ पर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मेन पॉइंट आपको ध्यान रखना है, इस पिरामिड के अंदर आप जैसे जैसे इनर कॉर्टेक्स से इनर मेडुला की तरफ जाएंगे, इनर कॉर्टेक्स से आउटर मेडुला, आउटर मेडुला से इनर मेडुला, तो ऑस्मोलैरिटी यहाँ पर कंडीशन कौन सी बनती है? यहाँ पर कंडीशन बनती है हाइपर ऑस्मोलैरिटी। तो यहाँ पर कंडीशन बनेगी हाइपर ऑस्मोलैरिटी। तो जैसे जैसे आप नीचे जाएंगे तो यहाँ पर बनेगी हाइपर ऑस्मोलैरिटी कंडीशन बनेगी, यानी यहाँ पर ऑस्मैटिक कॉन्सेंट्रेशन बढ़ेगा। अभी सिंपल है, ऑस्मैटिक कॉन्सेंट्रेशन बढ़ना मतलब ध्यान रखना कि सॉल्ट का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ना, तो ऑस्मैटिक कॉन्सेंट्रेशन बढ़ना मतलब का सॉल्ट का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ना। यानी जैसे आप देखेंगे कि यहाँ पर आपको एक पॉइंट भी ध्यान रखना है कि एक्चुअली जब आप काउंटर करंट मैकेनिज्म देखते हैं तो काउंटर करंट मैकेनिज्म में अक्सर कई बार हम देखते हैं कि हम दो ही चीज को रेफर करते हैं, एक हम बोलते हैं कि लूप ऑफ फेलियर और बोलते हैं वासेलेक्टा। लेकिन एक ध्यान रखना, थोड़ी इस डायग्राम पर आते हैं अभी, इस डायग्राम में देखना कि यहाँ पर तीन बातें आपको ध्यान रखना है। अगर आपको काउंटर करंट मैकेनिज्म बहुत अच्छी तरह से समझना है, और समझना ही चाहिए बच्चों, क्योंकि ये चैप्टर जो पूरा सिखाने की हमने जो मेहनत की है, इसलिए कि हर बच्चे को काउंटर करंट मैकेनिज्म बहुत बढ़िया तरीके से समझे। और जब आप काउंटर करंट मैकेनिज्म सीखेंगे तो आपको पता चलेगा कि किडनी कितनी बढ़िया तरीके से काम करती है, किडनी कितनी एफिशिएंटली काम करती है, और आप बिल्कुल किडनी को थैंक्स कहेंगे, क्योंकि इतना कंटिन्यूअस काम, इतनी मतलब आप देखेंगे ब्रिलियंटली हमारी किडनी काम कर रही है। तो मैं आपको पॉइंट समझाना चाहता हूँ कि काउंटर करंट मैकेनिज्म आप सीखेंगे तो आपके मन में तीन पॉइंट होने चाहिए। सबसे पहले पॉइंट आपको ध्यान रखना चाहिए कि लूप ऑफ एंगल एक पॉइंट है, और लूप ऑफ एंगल के सराउंडिंग में क्या होता है, ये जो डायग्राम दी है लूप ऑफ एंगल की डायग्राम दी है, उसके बाजू में जो डायग्राम दी है वो वासेलेक्टा की डायग्राम दी है। दिस इज डायग्राम ऑफ वासेलेक्टा। एक ध्यान रखना, जब आप लूप ऑफ एंगल से शुरुआत करेंगे तो आपको यहाँ से यहाँ पर देखना है, लूप ऑफ एंगल को यहाँ से लेकर यहाँ तक देखना है, और वासेलेक्टा को आप यहाँ से लेकर यहाँ तक देखना है। तो उनका डायरेक्शन है, इसका डायरेक्शन इस तरफ है और इसका डायरेक्शन इस तरफ है, और एग्जैक्टली ध्यान रखना कि ये डायग्राम अलग अलग दिखाई है, लेकिन आपको समझना है कि ये जो डायग्राम है, ध्यान रखना इसे आपको इस तरह से समझना है कि ये जो है, ये जो पॉइंट है वासेलेक्टा इसके सराउंडिंग में है, ये वासेलेक्टा इसके सराउंडिंग में है, यानी लूप ऑफ एंगल। और ये इसको उठा के बिल्कुल इसके ऊपर रखो, इसे साइड में रखो, तो आप देखेंगे तो एक लूप ऑफ एंगल, एक वासेलेक्टा, और तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट है दैट इज कॉल्ड मेडुलरी इंटरस्टिशियल फ्लूइड। क्या कहते हैं इसको? मेडुलरी इंटरस्टिशियल फ्लूइड। मतलब क्या है? मतलब ऐसा है कि जो पूरा किडनी है, मतलब जो पिरामिड है, ये आप देखेंगे पूरा स्ट्रक्चर किसमें प्रेजेंट है? पिरामिड में प्रेजेंट है। और यहाँ पर मैंने आपको दिखा है कि इनर कॉर्टेक्स, ये होगा आउटर कॉर्टेक्स, या आउटर मेडुला, ये इनर मेडुला, ये पार्ट आप देख रहे हैं। अभी ध्यान रखना कि इंटरस्टिशियल फ्लूइड यानी पिरामिड जो होता है, पिरामिड, तो पिरामिड के अंदर जो फ्लूइड है, पिरामिड के अंदर जो फ्लूइड है उससे इंटरस्टिशियल फ्लूइड होता है, कहते हैं। यानी पिरामिड के अंदर जो फ्लूइड है उसे इंटरस्टिशियल फ्लूइड कहते हैं। तो कॉर्टेक्स में जो फ्लूइड होगा इंटरस्टिशियल फ्लूइड, उसे कॉर्टिकल इंटरस्टिशियल फ्लूइड कहते हैं। यानी यहाँ पर आप देखेंगे कि जो कॉर्टेक्स रीजन है, यहाँ पर कॉर्टेक्स रीजन में जो फ्लूइड है उसे क्या कहेंगे? ऐसे कहेंगे आप
कॉर्टिकल इंटरस्टिशियल फ्लूइड, में शॉर्टकट में लिख रहा हूँ, तो उसे कहेंगे हम कॉर्टिकल इंटरस्टिशियल फ्लूइड। ओके, और जो मेडुला में होगा, जो मेडुला में होगा, यहाँ से मेडुला स्टार्ट हो रहा है नीचे, तो मेडुला में होगा, इसे कहें मेडुलरी इंटरस्टिशियल फ्लूइड, इसे कहें मेडुलरी इंटरस्टिशियल फ्लूइड। तो ध्यान रखना कि एक्चुअली ये सब जो डायग्राम है, इट इज एंटायर पार्ट प्रेजेंट इन पिरामिड। पिरामिड के दो हिस्से बनते हैं, कॉर्टेक्स एंड मेडुला। तो कॉर्टेक्स के अंदर जो फ्लूइड है दैट इज अ कॉर्टिकल इंटरस्टिशियल फ्लूइड, और मेडुला के अंदर जो फ्लूइड है उसे कहते हैं मेडुलरी इंटरस्टिशियल फ्लूइड। तो यहाँ पर जो भी बात आपको समझना है उसके अंदर तीन रेफरेंसेस आपको आने वाला है। पहला रेफरेंस आपको आने वाला है दैट इज अ रेनल ट्यूब्यूल का, यानी लूप ऑफ हेनले का। दूसरा रेफरेंस आपको आने वाला है वासा रेक्टा का, और इन दोनों की सराउंडिंग में जो फ्लूइड है दैट इज कॉल्ड मेडुलरी इंटरस्टिशियल फ्लूइड। तो मेडुलरी इंटरस्टिशियल फ्लूइड का क्यों रेफरेंस आएगा? क्योंकि देखो बच्चों, क्योंकि पीसीटी में काउंटर करंट मैकेनिज्म होने वाला नहीं है, डीसीटी में काउंटर करंट मैकेनिज्म होने वाला नहीं है। काउंटर करंट मैकेनिज्म कहां पर होना है? लूप ऑफ हेनले में। और लूप ऑफ हेनले कहां पर होता है? जो भी आप देखेंगे जक्स्टा मेडुलरी रेफरेंस का लूप ऑफ हेनले डीपली सिचुएटेड इन मेडुला, इसीलिए यहां पर हम बार-बार मेडुलरी इंटरस्टिशियल फ्लूइड का कांसेप्ट बोलने वाले। ओके, तो ये जो पॉइंट आपको यहां पर समझना है कि मेडुलरी इंटरस्टिशियल फ्लूइड मतलब इस तरह से आप समझ में आए, एक बैकग्राउंड पहले आपके दिमाग में क्लियर होना चाहिए, क्योंकि एनसीईआरटी में उन्होंने डायग्राम तो आपको दी है और उसका डायरेक्ट एक्सप्लेनेशन भी दिया और बहुत शॉर्टकट में एक्सप्लेनेशन दिया है, लेकिन इसको एक्सप्लेन करना ये टीचर की जिम्मेदारी है। ओके, इसका बैकग्राउंड तैयार करना ये टीचर की जिम्मेदारी है। ओके, और ये पूरा चैप्टर भी सब देखेंगे कि बुक के अंदर तो बहुत ही कम पेजेस है, लेकिन हम देख रहे हैं हम लगातार लेक्चर ले रहे हैं, क्योंकि ये कंटेंट समझने के लिए टीचर हैज टू बी इंटरव्यूड। टीचर को उसको एक आपके दिमाग में इमेज तैयार करना होता है। तो एक पॉइंट हो गया। अभी दूसरा पॉइंट आपको समझना है कि ये जो लिखा है ये आपके ध्यान में आ गया। अभी आपको जो समझ में आ रहा है कि यहाँ पर जो नंबर लिखे हैं, नंबर सबसे पहले हमें माइंड में कंफ्यूज हो रहा है कि सर ये क्या लिखा है इसके अंदर? 300, 400, 600, 800, 1000, 1200, 900, 600, व्हाट इज दिस? एक्चुअली ये जो है आप यहाँ पर जो लिखा है दैट इज अ मिली ऑस्मोल पर लीटर। वो क्या है? मिली ऑस्मोल पर लीटर, यानी ऑस्मोलैरिटी का यूनिट है। मिली ऑस्मोल क्या है? मिली ऑस्मोल इज अ यूनिट ऑफ ऑस्मोलैरिटी। और ऑस्मोलैरिटी किसकी वजह से होती है? ऑस्मोलाइट की वजह से होती है। ऑस्मोलाइट कौन होते हैं? सोल्यूट होते हैं। किसी भी सॉल्यूशन में जब सोल्यूट का कंसंट्रेशन बढ़ेगा उसकी ऑस्मोलैरिटी बढ़ती है। ओके, यानी आपने वाटर लिया, वाटर के अंदर सॉल्ट डाला, आप जैसे जैसे सॉल्ट उसके अंदर डालेंगे उसकी ऑस्मोलैरिटी बढ़ेगी, और जब ऑस्मोलैरिटी बढ़ती है तो उसे कहते हैं हाइपर ऑस्मोलैरिटी। क्या कहते हैं इसको? हाइपर ऑस्मोलैरिटी। और जब ऑस्मोलैरिटी कम होती है उसे कहते हैं हाइपो ऑस्मोलैरिटी। तो आपको दो वर्ड बार-बार आने वाले, एक कौन सा? हाइपर ऑस्मोलैरिटी और एक हाइपो ऑस्मोलैरिटी। और उन्होंने कलर डिफरेंशिएशन भी दिखा है, और मैंने भी यहाँ पर डायग्राम के अंदर कलर डिफरेंशिएशन दिखा है। यानी अभी हमें खास करके जो नेफ्रॉन के कौन से हिस्से में कॉन्सेंट्रेट करना है, एक है लूप ऑफ हेनले, एक है वासा रेक्टा, और मेडुला का जो फ्लूइड है दैट इज मेडुलरी इंटरस्टिशियल फ्लूइड। और मेडुला के हम दो पार्ट करते हैं, जो दैट इज कॉल्ड, यहाँ से यहाँ तक आप देखेंगे आउटर मेडुला, और यहाँ से आप देखेंगे इनर मेडुला। तो जो मैंने रेड कलर यहाँ पर लिखा है, मैंने यहाँ पर लिखा है कि रेड कलर इज हाइपोऑस्मोटिक कंडीशन। हाइपोऑस्मोटिक मतलब यहाँ का जो फ्लूइड होगा, यहाँ का जो फ्लूइड होगा, जो भी आप देख रहे हैं यहाँ पर, तो इस रीजन जो होती है, जो ये रीजन है दैट इज आउटर मेडुला रीजन है, हाइपर ऑस्मोटिक होती है, यानी यहाँ पर ऑस्मोलैरिटी कम होती है, यानी यहाँ का जो भी फ्लूइड है उस फ्लूइड में सॉल्ट का परसेंटेज कम होता है, यानी यहाँ पर ऑस्मोलाइट का कॉन्सेंट्रेशन कम होता है। लेकिन जैसे जैसे आप नीचे जाते हो, रीनल पैपिला की तरफ जाते हो, इनर मेडुला की तरफ जाते हो, तो इनर मेडुला की तरफ जाते वक्त ध्यान रखना कि हमने ब्लू कलर लिखा है, ब्लू कलर यानी क्या है? हाइपर ऑस्मोटिक रीजन, यानी यहाँ पर ऑस्मोलैरिटी बढ़ रही है, यहाँ पर ऑस्मोलैरिटी बढ़ रही है। और आपको नंबर दिखाई दे रहे हैं, आप देखो, चाहे आप लूप ऑफ हेनले में देखो और चाहे आप वासा रेक्टा में देखो, जहां पर यू टर्न आ रहा है वहां पर 1200 मिली ऑस्मोल है, यहाँ पर भी 1200 मिली ऑस्मोल है। यानी आप देखेंगे कि इनर मेडुला में हमें हाइपर ऑस्मोटिक कंडीशन मेंटेन करनी है। अभी सवाल ऐसा है कि हाइपर ऑस्मोटिक कंडीशन हमें क्यों मेंटेन करना है? पर्पस एक ही है कि जो रिनल फिल्ट्रेट यहाँ पर है
एक्चुअली रिनल फिल्ट्रेट जब यहाँ से आएगा, रिनल फिल्ट्रेट जब कलेक्टिंग ट्यूब्यूल में आता है, कलेक्टिंग डक्ट में आता है, तो देखो तो रिनल फिल्ट्रेट कलेक्टिंग डक्ट में आने के बाद जैसे जैसे नीचे जाता है धनरत्ना, जैसे वो पहले इनर कॉर्टेक्स से आउटर मेडुला, फिर इनर मेडुला में जाएगा, और जब वो इनर मेडुला में पहुंचता है तो उसका कन्वर्शन यूरिन में होता है। किसमें होता है? यूरिन में होता है। तो ऐसी कौन सी प्लेस है नेफ्रॉन में जहां पर रिनल फिल्ट्रेट कन्वर्ट इनटू यूरिन? तो ये प्लेस है जहां पर रिनल फिल्ट्रेट का कन्वर्शन यूरिन में होता है। तो renal filtrate converted into urine, the place where renal filtrate converted to urine, तो renal filtrate का conversion urine में होने वाला प्लेस कौन सा है? That is collecting tubule। आप देखेंगे ये जो collecting tubule है, collecting tubule is a place where renal filtrate convert urine, क्योंकि जैसे जैसे renal filtrate यहाँ पर जाता है उसका मैक्सिमम वाटर हमें निकालना है, और उस वाटर को निकालने के लिए उसके सराउंडिंग में जो फ्लूइड है, that fluid is called medullary interstitial fluid, जिसका कंसंट्रेशन ज्यादा होना चाहिए, क्योंकि हम जो वहां पर वाटर निकाल रहे हैं, देखो ये वाटर जो बाहर आ रहा है इसके लिए प्रोसेस है, एंड दैट प्रोसेस इज कॉल्ड ऑस्मोसिस। और प्रोसेस कौन सी है? ऑस्मोसिस है। यानी फाइनल एम क्या हमारा? फाइनल एम हमारा है कि जब ये रिनल फिल्ट्रेट, अभी देखो रिनल फिल्ट्रेट को हमने यहाँ पर अल्ट्राफिल्ट्रेशन कर दिया, बाकी सिलेक्टिव एब्सॉर्प्शन से हमने क्या कर दिया, जितने यूजफुल सब्सटेंसेस थे उनको हमने निकाल लिया। ज्यादातर हमने पीसीटी में निकाला, यहाँ पर हमने वाटर निकाला, यहाँ से हमने NaCl जो एक्सेस था उसको बाहर निकाल दिया, यहाँ पर हमने NaCl निकालते हैं और यहाँ पर वाटर निकालते हैं, और यहाँ का वाटर मैंने आपको याद रहा है एक्चुअली यहाँ से जब वाटर निकलता है तो भी पॉइंट मैंने बताया था, यहाँ से जब वाटर निकलता है दैट इज ऑब्लिगेटरी, उसे कहते हैं ऑब्लिगेटरी, आपको पीछे का लेक्चर याद होगा, इसे कहते हैं ऑब्लिगेटरी वाटर एब्सॉर्प्शन, जो कंपल्सरी होता है, जिसके लिए एडीएच की जरूरत होती नहीं है। और यहाँ से जो वाटर निकलता है, देखो ये वाटर निकलता है, इट इज कॉल्ड फैकल्टेटिव वाटर एब्सॉर्प्शन। क्या कहते हैं इसको? फैकल्टेटिव। कंडीशनल, क्या कहते हैं इसको? फैकल्टेटिव को कहते हैं कंडीशनल, यानी अगर बॉडी को वाटर की जरूरत है, अगर हमारे बॉडी फ्लूइड में पानी की कमी है, उस समय इस वाटर को रीअब्सॉर्ब करवाया जाता है, इसे फैकल्टेटिव या कंडीशनल वाटर एब्सॉर्प्शन बोलते हैं। और एक फैकल्टेटिव वाटर एब्सॉर्प्शन टेक प्लेस अंडर कंट्रोल ऑफ हार्मोन, दैट इज कॉल्ड एडीएच। एडीएच को कहते हैं वैसोप्रेसिन, इसे कहते हैं वैसोप्रेसिन। और एक्चुअली ध्यान रखना कि यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट पॉइंट ऐसा है, और यहाँ पर जो NaCl को एब्सॉर्ब करवाया जा रहा है सोडियम आयन को, तो सोडियम आयन को एब्सॉर्ब करने वाला कौन है? अल्डोस्टेरॉन। कौन करता है यहाँ पर? अल्डोस्टेरॉन। अल्डोस्टेरॉन रिस्पांसिबल एब्जॉर्प्शन ऑफ NaCl। और एक पॉइंट ध्यान रखना कि NaCl ऑस्मोलाइट, जब आप NaCl निकाल लेते यहाँ से, जब आप NaCl को रीअब्सॉर्ब करेंगे तो NaCl के पीछे कौन आता है? वाटर आता है। तो एक सिंपल पॉइंट है, आप सोडियम आयन को बाहर निकालेंगे, सोडियम आयन को बाहर निकालेंगे तो उसके पीछे वाटर है, और इसीलिए देखना कि यहाँ पर बॉडी के अंदर NaCl एब्सॉर्ब करेगा अल्डोस्टेरॉन, उसके पीछे वाटर निकलता है। अभी इतना जगह पर जैसे हमने यहाँ पर वाटर निकला, यहाँ पर वाटर निकाला, और आपको पता है असेंडिंग लिंक तो इम्परमेबल टू वाटर है, यहाँ पर हमने वाटर नहीं निकाला है, लेकिन यहाँ पर हमने NaCl निकाला है। ओके, यहाँ पर हमने NaCl निकाला है, और आप देखेंगे कि एक्चुअली हमने वापस यहाँ पर कुछ NaCl निकाला है, वहां पर वाटर निकाला है, यानी जो रिनल फिल्ट्रेट है, तो रिनल फिल्ट्रेट पर प्रोसेसिंग चल रही है, रिनल फिल्ट्रेट पर प्रोसेसिंग चल रही है। और मैंने पिछली बार भी आपको बोला था कि जब यहाँ पर सिलेक्टिव रीअब्सॉर्प्शन होता है तो उसमें दो बातें होती है, एक आपका जो रिनल फिल्ट्रेट का वॉल्यूम कम होगा, और सेकंड उसकी कंपोजिशन बदलती जाने वाली है, उसमें जितने भी यूजफुल कंपोनेंट है सब निकाले जाने वाले हैं, और बचे हुए जो कंपोनेंट है ये जो ट्यूबुलर सिक्रीशन में यहाँ पर सीक्रेट होते हैं। ओके, अभी ये फाइनल यहाँ पर आ गया। अभी जो रिनल फिल्टर यहाँ पर है इसमें मोस्ट ऑफ द हार्मफुल सब्सटेंसेस है, और यहाँ पर वाटर है। क्या है? हार्मफुल सब्सटेंसेस और वाटर है। अगर यहाँ पर जो वाटर है, अभी मतलब ऐसी कंडीशन है कि बॉडी को पानी की जरूरत है, अगर बॉडी को वाटर की जरूरत है, मतलब जितनी जगह से वाटर रीअब्सॉर्ब होगा, अगर वो वाटर अभी सफिशिएंट नहीं है बॉडी के लिए, तो बॉडी कलेक्टिंग ट्यूबुल से भी वाटर रीअब्सॉर्ब करती है, और कलेक्टिंग ट्यूबुल से भी वाटर रीअब्सॉर्ब होता है। दैट इज आल्सो रोल ऑफ व्हाट? एडीएच। क्योंकि एडीएच क्या करता है? एडीएच डीसीटी और सीटी, अब देखेंगे ये जो सीटी, तो डीसीटी और सीटी की परमेबिलिटी बढ़ा देता है। इनकी परमेबिलिटी बढ़ने की वजह से
वाटर भी ऑब्जॉर्ब होता है। उसी तरह से अल्डोस्टेरॉन भी बीसीटी की परमेबिलिटी बढ़ाता है, जिससे NaCl ऑब्जॉर्ब होता है। ओके, तो आप देखेंगे कि अभी जो आपको अगर बॉडी को एक्सेस वाटर की जरूरत है तो हमें कलेक्टिंग टेबल से वाटर को रिमूव करना है। लेकिन अगर आप देखेंगे तो अगर वाटर को हमें रिमूव करना है तो यहाँ की कंडीशन हाइपरटोनिक होनी चाहिए, यानी हाइपर ऑस्मोलरिटी होनी चाहिए, और यहाँ पर लगातार हमें हाइपर ऑस्मोलरिटी मेंटेन करना है। और इसीलिए हम देखते हैं कि आपकी किताब में लिखा है कि हमारे यहाँ पर कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट मेंटेन करना है, क्योंकि वाटर मूवमेंट के लिए कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट मेंटेन करना है। तो व्हाट इज अ कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट? कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट का मतलब है कि एक जगह पर कंडीशन हाइपोटोनिक होनी चाहिए और दूसरी तरफ हाइपरटोनिक होनी चाहिए। तो ध्यान रखना कि हाइपोटोनिक और हाइपोटोनिक यानी उनके कॉन्सेंट्रेशन में डिफरेंस चाहिए, और जब कॉन्सेंट्रेशन में डिफरेंस होगा देन वाटर मूवमेंट इज टेक प्लेस। अब ये जो वाटर मूवमेंट है, मैंने आपको बोला कि ऑस्मोसिस से होता है, तो थोड़ा हम बेसिक पॉइंट पर जाते हैं कि ऑस्मोसिस एग्जैक्टली क्या फिनोमेनन है, इसको हम देखते हैं। एक्चुअली ऑस्मोसिस आपने ट्रांसपोर्टिंग प्लांट के अंदर स्टडी किया है, तो ध्यान रखना कि ऑस्मोसिस क्या फिनोमेनन होता है। इसका एक सिंपल एग्जांपल मैं आपको दे रहा हूं कि जैसे हमने एक कंटेनर लिया है, एक कंटेनर लिया है, और कंटेनर के अंदर जो ब्लैक मैंने दिखाया है, देखिए ध्यान रखना, ये जो ये सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, ये क्या है? सेमी परमेबल मेम्ब्रेन मैंने शॉर्टकट में लिखा है। तो हमने क्या किया कि ये कंटेनर है और कंटेनर के बीच में हमने सेमी परमेबल मेम्ब्रेन लिया है, और इस दो कंपार्टमेंट बन गए। एक कंपार्टमेंट में हमने यहाँ पर हाइपोटोनिक सॉल्यूशन रखा है, ओके, और दूसरे कंपार्टमेंट में हमने हाइपरटोनिक सॉल्यूशन रखा है। अभी ध्यान रखना कि सिंपल एक बीकर है, सेंटर में सेमी परमेबल मेम्ब्रेन है और उसके दो कंपार्टमेंट बन गए। एक कंपार्टमेंट में हाइपोटोनिक सॉल्यूशन है, दूसरी कंपार्टमेंट में हाइपरटोनिक सॉल्यूशन है। अभी ध्यान रखना कि जब हाइपोटोनिक सॉल्यूशन आप कहते हो तो उसका एग्जैक्ट मीनिंग क्या होता है? हाइपोटोनिक सॉल्यूशन का मतलब जिसमें सोल्यूट कम है और वाटर ज्यादा है। हाइपोटोनिक सॉल्यूशन का मतलब सोल्यूट कम है और वाटर ज्यादा है, उसका कंसंट्रेशन कम है। और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि हाइपोटोनिक सॉल्यूशन के अंदर क्या है? यहाँ पर वाटर कम है और सोल्यूट ज्यादा है। वाटर कम है और सोल्यूट यहाँ पर ज्यादा है, एरो मैंने दिखा है शॉर्टकट में। अभी क्या हो गया, ये जो कंपार्टमेंट है इसमें पानी ज्यादा है और ये जो कंपार्टमेंट इसमें वाटर कम है, तो वाटर का फ्लो क्या होगा? वाटर मूव फ्रॉम जहां पर ज्यादा वाटर है, एक्सेस वाटर इस कंपार्टमेंट में, यहाँ पर वाटर कम है, तो वाटर मूव फ्रॉम A to B। जैसे हम इसको लेवल करते हैं A कंपार्टमेंट और B, तो वाटर मूवमेंट टेक प्लेस फ्रॉम A कंपार्टमेंट टू B कंपार्टमेंट। तो A कंपार्टमेंट से B कंपार्टमेंट में, यानी वहां पर वाटर की मूवमेंट कौन करवाता है? वाटर की मूवमेंट सोल्यूट करवाता है। तो बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, क्योंकि ऑस्मोसिस कंसेप्ट आपको हर जगह में काम आने वाला है। बहुत बेसिक कंसेप्ट है, आप एमबीबीएस में भी जाएंगे वही भी आपको सीखना है, क्योंकि मेम्ब्रेन के ऊपर होने वाला ट्रांसपोर्ट ये बहुत ही बेसिक फिनोमेनन है और इसलिए आपको बहुत अच्छे से समझना है। तो वाटर मूव फ्रॉम हाइपोटोनिक टू हाइपरटोनिक सॉल्यूशन, यानी अगर आपको वाटर की मूवमेंट करवानी है तो आपको हाइपरटोनिक सॉल्यूशन की जरूरत है, यानी आपको हाइपर ऑस्मोलरिटी चाहिए। यानी इन शॉर्ट एक कंपार्टमेंट में कंडीशन क्या है? हाइपो ऑस्मोलरिटी, और बी में कंडीशन क्या है? हाइपर ऑस्मोलरिटी। यहाँ पर हाइपो ऑस्मोलरिटी, यहाँ पर हाइपर ऑस्मोलरिटी, दैट्स व्हाई वाटर मूव फ्रॉम हाइपो टू हाइपर। और यही कंसेप्ट, यही फिनोमेनन हमें यहाँ पर देखना है। हमें सीटी से वाटर को मैक्सिमम यहाँ पर निकाल लेना है। जब आप वाटर को निकालेंगे तो धीरे धीरे रिनल फिल्ट्रेट ऑन कॉन्सेंट हो जाएगा और फाइनली कन्वर्ट इनटू यूरिन, फाइनली कन्वर्ट इनटू यूरिन। और हम देखते हैं कि आपकी किताब में भी लिखा है, तो यहाँ पर ध्यान रखना कि जो यूरिन बनता है, यूरिन क्या होता है? यूरिन इज अ 4 टाइप कॉन्सेंट्रेट दैन इनिशियल फिल्ट्रेट। यानी यहाँ पर जो इनिशियल फिल्ट्रेट था, यहाँ पर जो इनिशियल फिल्ट्रेट है और ये यूरिन है। एक्चुअली यहाँ पर जो इनिशियल फिल्ट्रेट है इसे कहते हैं प्राइमरी यूरिन, दैट इज कॉल्ड, इसे कहते हैं प्राइमरी यूरिन। तो यहाँ पर जो प्राइमरी यूरिन था यानी इनिशियल फिल्ट्रेट था, और ये जो यूरिन फाइनली यहाँ पर बना है, तो दिस यूरिन is a 4 time concentrate than initial filtrate। तो ये जो सारी प्रोसेस हम देख रहे काउंटर करंट मैकेनिज्म का मेन एम यही है कि हमें यहाँ पर
यूरिन 4 टाइम कॉन्सेंट्रेट करना है, यानी यूरिन हमें यहाँ पर हाइपरटोनिक चाहिए, हाइपरटोनिक यूरिन चाहिए, कॉन्सेंट्रेट यूरिन चाहिए और इसे कहते हैं मैच्योर यूरिन चाहिए। तो ये जो हाइपरटोनिक यूरिन, कॉन्सेंट्रेट यूरिन या मैच्योर यूरिन है, दैट इज 4 टाइम कॉन्सेंट्रेट दैन ब्लड प्लाज्मा या इनिशियल फिल्ट्रेट। क्योंकि हम कहते हैं कि यहाँ पर आप देखते हैं कि एक्चुअली हम यहाँ पर कुछ शब्द लिखते हैं, देखो हम पीसीटी में हमेशा एक शब्द लिखते हैं, कौन सा, आइसोटोनिक लिखते हैं ना, आइसोटोनिक। हम डीसीटी में एक शब्द लिखते हैं, कौन सा लिखते हैं पर, हम लिखते हैं पर आइसोटोनिक लिखते हैं। ओके, तो आइसोटोनिक मतलब यहाँ का जो कॉन्सेंट्रेशन है फिल्ट्रेट का और ब्लड प्लाज्मा का कॉन्सेंट्रेशन इज सेम। इसलिए यहाँ पर दो स्टेटमेंट बना सकते हैं। देखो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से देखना है कि हम दो स्टेटमेंट बना सकते हैं कि मैच्योर इज 4 टाइम कॉन्सेंट्रेट देन इनिशियल फिल्ट्रेट। ठीक है, एक स्टेटमेंट हो गया। दूसरा स्टेटमेंट, इनिशियल फिल्ट्रेट ये ब्लड प्लाज्मा को आइसोटोनिक है। इसीलिए हम दूसरा भी स्टेटमेंट बना सकते हैं कि जो यूरिन है, यूरिन इज 4 टाइम कॉन्सेंट्रेट देन ब्लड प्लाज्मा, यानी ब्लड प्लाज्मा से फाइनल यूरिन 4 गुना ज्यादा कॉन्सेंट्रेट होता है। और अगर हमें कॉन्सेंट्रेट करना है तो हमें इसी वाटर को रिमूव करना है। लेकिन वाटर को कैसे रिमूव करेंगे, तो वाटर को रिमूव करने के लिए यहाँ पर ये जो फ्लूइड है, मेडलरी इंटरस्टिशियल फ्लूइड है, इसके अंदर आपको कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट मेंटेन करना है, इसके अंदर आपको हाइपर ऑस्मोलरिटी मेंटेन करना है। और यहाँ पर आप देखेंगे इस काउंटर करंट मैकेनिज्म के दो मेन हीरो है। आप मूवी देखते हैं ना, आप मूवी देखते हो उसमें जोड़ी होती है, वैसे यहाँ पर काउंटर करंट मैकेनिज्म जैसे एक मूवी सुनते हो तो काउंटर करंट मैकेनिज्म के दो हीरो कौन है, तो काउंटर करंट मैकेनिज्म के दो हीरो है, एक है NaCl और दूसरा है यूरिया। देखो बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ पर कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट डेवलप करना जरूरी है और यहाँ पर कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट डेवलप करने का काम कौन करता है, एक NaCl करता और एक यूरिया करता है। और आपको पता है हीरो को हमेशा कुछ आउटस्टैंडिंग वर्क करना पड़ता है, वैसे यहाँ पर NaCl और यूरिया बहुत आउटस्टैंडिंग काम कर रहे हैं। तो यहाँ के हीरो कौन है, एक NaCl और दूसरा है यूरिया। अभी हमें देखना है कि NaCl यूरिया हाउ दे प्ले रोल इन मेंटेनिंग द हाइपर ऑस्मोलरिटी। यानी एक पॉइंट आपके माइंड में सक्सेसफुली अभी सेटल होगा कि हमें मेडुलरी इंटरस्टिशियल फ्लूइड में हाइपर ऑस्मोटिक कंडीशन को मेंटेन करना है। ओके, तो अभी हम देखते हैं कि एक्चुअली इस डायग्राम जो है, ये डायग्राम ये लूप ऑफ एनले की डायग्राम है और ये वासा रेक्टा की डायग्राम है। ये लूप ऑफ एनले का डिसेंडिंग लिम है, ये लूप ऑफ एनले का असेंडिंग लिम है। इसमें भी ये 3 सेगमेंट है, ये थिक सेगमेंट है। ये वासा रेक्टा का डिसेंडिंग लिम है, मैंने यहाँ पर दिखा है, दिस इज द डिसेंडिंग लिम ऑफ वासा रेक्टा। ओके, और ये असेंडिंग लिम है ऑफ वासा रेक्टा। ओके, तो ये तो फिनोमेनन आपने देखा है कि जब फिल्ट्रेट यहाँ पर जा रहा था तो हमने देखा था कि यहाँ पर आइसोटोनिक था, यहाँ पर आने के बाद स्लाइटली हाइपरटोनिक होता है और जैसे जैसे फिल्ट्रेट नीचे जा रहा है कॉन्सेंट्रेट होता जा रहा है, 400, 600, 800, 1000, 1200, यानी लगातार फिल्ट्रेट कॉन्सेंट्रेट हो रहा है। और फिल्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन होने का कारण वाटर मूव आउटसाइड। अभी वाटर अगर बाहर मूव हो रहा है यहाँ पर, ये तो मैंने आपको पहले भी सिखाया था, और अभी यहाँ पर क्यों हो रहा है, अगर वाटर यहाँ से बाहर जा रहा है मतलब इस बाहर का जो फ्लूइड है, बाहर का जो फ्लूइड है इस सिग्नल फिल्ट्रेट से क्या हो, ज्यादा कॉन्सेंट्रेट होगा। अभी यहाँ का जो फ्लूइड इसको ज्यादा कॉन्सेंट्रेट करने के लिए हम आगे चलकर देखेंगे इसको कैसे, इसकी ऑस्मोलरिटी हाई कैसे रखेंगे। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पर हाइपरटोनिक कंडीशन आ गई। फिर आप देखते हैं कि असेंडिंग लिम जो है, असेंडिंग लिम क्या है, इम्परमेबल टू क्या है, वाटर है। तो यहाँ से NaCl बाहर आएगा, वाटर बाहर नहीं आएगा, और NaCl बाहर आएगा, NaCl बाहर आ रहा है, और यहाँ पर NaCl डिफ्यूजन से आता है थिन सेगमेंट में, जबकि थिक सेगमेंट में एक्टिवली NaCl बाहर आता है। अभी जो NaCl एक्टिवली बाहर आ रहा है मतलब बाय एक्सपेंडिचर ऑफ एटीपी आ रहा है, तो जो NaCl बाहर आ रहा है, इस NaCl जो आ रहा है वो मेडुलरी इंटरस्टिशियल फ्लूइड की ऑस्मोलरिटी को बढ़ाने का काम कर रहा है। और NaCl बाहर आने के वजह से ये जो फ्लूइड है, ये फ्लूइड है, इस फ्लूइड के अंदर ऑस्मोलरिटी बढ़ती है और उस ऑस्मोलरिटी की वजह से वाटर बाहर आता है। उस ऑस्मोलरिटी की वजह से वाटर बाहर आता है। मतलब आपको बहुत इंटरेस्टिंग लगेगा
आपको बहुत इंटरेस्टिंग लगेगा कि इस वाटर को बाहर लाने का काम कौन कर रहा है? इस वाटर को बाहर लाने का काम NaCl कर रहा है। तो हम बार बार एनर्जी खर्च नहीं करेंगे। देखो हमने NaCl को बाहर निकालने के लिए एनर्जी लगाई है, तो NaCl ने बाहर का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ा दिया है। बाहर का फ्लूइड के अंदर हाइपोटोनिक कंडीशन है, यहाँ पर हाइपो, यहाँ पर हाइपर, और इसकी वजह से आप देखेंगे कि जिस तरह से आप देखेंगे तो जैसे हम डिसेंडिंग लिमिट में देखेंगे तो वाटर लगातार बाहर आता जाएगा। वाटर कम्स आउट हियर, यहाँ पर लगातार वाटर बाहर आएगा, और वाटर बाहर आने का कारण जो है कि बाहर की कंडीशन क्या होगी? बाहर की कंडीशन हाइपोटोनिक होगी, और इसकी वजह से इस वाटर को, ये वाटर पैसिवली बाहर आता है। हमें इस वाटर को बाहर लाने में एनर्जी खर्च करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमने एनर्जी NaCl को बाहर लाने में खर्च की है। ओके, तो एक पॉइंट क्लियर हो गया। अभी NaCl जो होता है, NaCl का फ्लो कैसा होता है अभी थोड़ा ध्यान रखना, जैसे ये आपके समझ में आया। अभी इस डायग्राम पर चलते हैं, इस डायग्राम पर चलते हैं। अभी यहाँ पर है ना, आपको यहाँ पर भी आंकड़े लिखे हुए मिलेंगे, यहाँ पर भी कुछ नंबर लिखे हुए हैं, और यहाँ पर भी कुछ नंबर लिखे हैं। तो ध्यान में रखना कि सबसे पहले ये जो है एक कॉन्सेंट्रेशन ऑफ नल फिल्ट्रेट है, ठीक है। ये जो है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ब्लड है, क्योंकि आप देखेंगे लूप ऑफ एनले के थ्रू आरएफ मतलब कौन जाने वाला है? रिनल फिल्ट्रेट। और वासा रेक्टा से कौन जाने वाला है? वासा रेक्टा से ब्लड जाने वाला है। ओके, तो आप देखेंगे इसे काउंटर करंट क्यों कहते हैं? काउंटर करंट का मतलब ध्यान रखना, काउंटर मींस अपोजिट, करंट यानी फ्लो, यानी यहां पर फ्लो नीचे जा रहा है, यहां पर फ्लो ऊपर जा रहा है। ओके, अभी आपको इमेजिन ये करना है, जैसे मैंने डायग्राम एक नीचे दिखाई है, एक नीचे भी डायग्राम दिखाई, उस पर भी हम आएंगे। तो इसका जो असेंडिंग लिम्ब है, इसके सामने कौन होगी? डिसेंडिंग लिम्ब, यानी वासा रेक्टा का असेंडिंग, सॉरी लूप ऑफ एनले का असेंडिंग, वहां पर वासा रेक्टा का डिसेंडिंग होगा उसके बाद। और जहां पर वासा रेक्टा का डिसेंडिंग है, सॉरी जहां पर लूप ऑफ एनले का डिसेंडिंग है, वहां पर वासा रेक्टा का असेंडिंग यहां पर होगा उसके सामने। ओके, तो इसलिए हम देख रहे हैं कि ये जो है ये कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिनल फिल्ट्रेट है, ये कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ब्लड है, और साइड में अपने बुक के अंदर जो डायग्राम दिए नीचे यहाँ पर भी लिखे हैं, ये है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ मेडुलरी इंटरस्टिशियल फ्लूइड। मतलब इस आंकड़ों को पहले समझना है, जो साइड में लिखा हुआ कौन है? कॉन्सेंट्रेशन ऑफ मेडुलरी इंटरस्टिशियल फ्लूइड। जो हम देख रहे हैं, जैसे हम कॉर्टेक्स से नीचे नीचे जा रहे हैं, इनर मेडुला की तरफ जा रहे हैं, 300, 600, 900, 1200, यानी जैसे जैसे हम डीपली गोइंग टुवर्ड्स द इनर मेडुला यानी रिनल पैपिला की तरफ हम जा रहे हैं, तो कॉन्सेंट्रेशन गोज ऑन इंक्रीजिंग। अगर हम ब्लड की बात करते हैं तो वासा रेक्टा के अंदर देखते हैं कि वासा रेक्टा के अंदर हम जैसे हम जा रहे हैं डिसेंडिंग लिम्ब से शुरू कर रहे हैं, तो यहाँ पर हाइपो था, फिर हाइपर 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 होता गया, यहाँ पर हाइपर हो गया, और जैसे ऊपर आ रहे हैं वापस हाइपो हो रहा है। और लूप ऑफ एनले के अंदर हम देखते हैं तो लूप ऑफ एनले के अंदर एक डिसेंडिंग लिम्ब है और एक कौन सा असेंडिंग लिम्ब है। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि यहाँ पर धीरे धीरे हाइपर हो रहा है, हाईएस्ट कॉन्सेंट्रेशन हो गया, वापस ये हाइपो होता जा रहा है, ठीक है। तो तीन आंकड़े और तीन फ्लो आपको समझ में आ रहा है। ये जो है ये मेडुलरी इंटरस्टिशियल फ्लूइड है, ये ब्लड है, और ये रिनल फिल्ट्रेट है। अभी हमें करना क्या है कि हमारा मेन पर्पस है ध्यान रखना कि हमें मैक्सिमम वाटर सीटी से निकालना है, कलेक्टिंग ट्यूब्यूल से हमें मैक्सिमम वाटर निकालना है, क्योंकि जो रिनल फिल्टर यहाँ पर आया था उसको हमें यूरिन में कन्वर्ट करना है। ओके, अभी इसके बाद थोड़ा सा हम नीचे की डायग्राम देखते हैं। तो नीचे डायग्राम मैंने थोड़ी सी एडिशनल ड्रॉ की जिससे आपको ज्यादा क्लियर होगा। नाउ फोकस ऑन दिस डायग्राम। इस डायग्राम के अंदर मैंने तीन बातें दिखाई जो एक्चुअल आपको समझने के लिए लगेंगी। तो हम देख रहे हैं ये जो है ये है डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ एनले, मतलब ये जो लूप ऑफ एनले, ये लूप ऑफ एनले है, ये डिसेंडिंग लिम्ब है, ये असेंडिंग लिम्ब है, ये थिन सेगमेंट है, ये थिक सेगमेंट है। दूसरा पॉइंट ये जो है ध्यान रखना, आप जब भी लूप ऑफ एनले को कहेंगे तो ऐसे डायरेक्शन दिखाना है, और जब आप वासा रेक्टा कहेंगे तो ऐसे डायरेक्शन दिखाना है। ये वासा रेक्टा है, ये वासा रेक्टा का डिसेंडिंग पार्ट है, ये वासा रेक्टा का डिसेंडिंग पार्ट है, डिसेंडिंग पार्ट जो नीचे की तरफ जा रहा है, और ये असेंडिंग पार्ट है किसका? वासा रेक्टा का। यहां से क्या जा रहा है? रिनल फिल्ट्रेट ऐसे जा रहा है, और यहां से यहां पर क्या जा रहा है? ब्लड जा रहा है।
और एक जो लाइट मैंने दिखाया यहाँ पर सीटी दिखाई यानी कलेक्टिंग ट्यूबुल्स दिखा और इसके अंदर क्या प्रेजेंट है, रिनल फिल्ट्रेट प्रेजेंट है। और हमें फाइनल एम क्या करना है, रिनल फिल्ट्रेट से मैक्सिमम वाटर को हमें बाहर निकालना है। अभी ध्यान रखिए कि जैसे आपने इनिशियल, जैसे आप यहाँ से रिनल फिल्ट्रेट नीचे जा रहा था, लगातार वाटर बाहर आ रहा, वाटर को बाहर कौन खींच रहा था, इंटरस्टिशियल फ्लूइड का जो हाई कंसंट्रेशन था उसको खींच रहा था, और उसका कंसंट्रेशन लगातार मेंटेन करना पड़ेगा क्योंकि आपको मेडुलरी इंटरस्टिशियल फ्लूइड का अंदर कंसंट्रेशन ग्रेडियंट बना के रखना है। और इसको बना के रखने के लिए NaCl का रोल और यूरिया का रोल है। फिलहाल हम NaCl के रोल पर आएंगे और बाद में हम यूरिया का भी रोल देखेंगे। तो इसके हम क्या कर रहे हैं कि यहाँ से NaCl को बाहर निकाल रहे हैं और यहाँ पर हम डिफ्यूजन से निकालते हैं, हम एक्टिवली निकालते हैं। अभी होता क्या है कि ये NaCl कहाँ पर गया, मिडल इंटरस्टिशियल फ्लूइड में गया, और जो एक्सेस NaCl था वो NaCl आप देखेंगे कि NaCl यहाँ पर एब्सॉर्ब हो रहा है। आप इस डायग्राम पर भी कंसंट्रेट कर सकते हैं, ऐसे उस यहाँ पर भी देख सकते हैं क्योंकि यहाँ से NaCl निकला और NaCl यहाँ पर ले रहा है, तो NaCl यहाँ पर ले जा रहा है, यहाँ पर NaCl जा रहा है। तो NaCl आप देख रहे हैं जैसे इस डायग्राम में डायग्राम दोनों को कंपेयर करना, तो NaCl यहाँ पर अंदर जा रहा है, जैसे जैसे NaCl यहाँ पर अंदर जा रहा है धीरे धीरे इसका कॉन्सेंट्रेशन बढ़ रहा है, यहाँ पर कॉन्सेंट्रेशन बढ़ रहा है। कॉन्सेंट्रेशन बढ़ने का कारण यहाँ पर दो बातें हो रही, एक NaCl अंदर जा रहा है, एक वाटर बाहर आ रहा है। जो NaCl अपने लूप ऑफ एनले से निकाला था, जो इंटरस्टिशियल फ्लूइड में गया, वहां पर थोड़ा एक्सेस होने की वजह से दैट गोस टू वासा रेक्टा, और वासा रेक्टा मतलब वो भी ब्लड में आ गया, रिनल फिल्ट्रेट से मेडुलरी इंटरस्टिशियल फ्लूइड, और वहां से आ गया ब्लड में। अभी ब्लड में NaCl आ रहा है और ब्लड का जो एक्सेस वाटर है, एक्सेस वाटर भी यहाँ से बाहर हम निकाल रहे, और वाटर जब निकालेंगे बाहर तो ये कॉन्सेंट्रेट हो रहा है, इट बिकम कॉन्सेंट्रेट, और यहाँ पर हाइपरटोनिक हो गया। और जैसे जैसे ऊपर आएंगे तो इस असेंडिंग लिम्ब में क्या करेंगे हम, ये वासा रेक्टा का असेंडिंग लिम्ब है, हम NaCl को बाहर निकाल रहे हैं, हम NaCl को बाहर निकाल रहे हैं। अब NaCl मूव्स आउटसाइड और वहां पर देखेंगे कि वाटर एंटर इनसाइड, यहाँ पर वाटर अंदर आ रहा है, मतलब जो वाटर आपके डिसेंडिंग लिम्ब से निकला था वो मेडुलरी इंटरस्टिशियल फ्लूइड, और वहां से आप देखेंगे उसने क्या कर दिया, जो वाटर बाहर आ रहा है तो उसने मेडुलरी इंटरस्टिशियल फ्लूइड को डाइल्यूट कर दिया, और डाइल्यूट करने के बाद हमें तो चाहिए कि इसका मेडुलरी इंटरस्टिशियल फ्लूइड का कंसंट्रेशन मेंटेन, हमने उस वाटर को प्लाज्मा में रिअब्सॉर्ब कर लिया, ब्लड प्लाज्मा में रिअब्सॉर्ब कर लिया। क्योंकि एक्चुअली ध्यान रखना है कि इस काउंटर करंट मैकेनिज्म की ट्रिक है, इस काउंटर करंट मैकेनिज्म हमें क्या करना है कि NaCl और यूरिया जो दो सोल्यूट है उनको रिसाइकल करके रहना है, और वाटर को ब्लड प्लाज्मा में लेके जाना है, वाटर को ब्लड प्लाज्मा में लेकर जाना। फाइनली हमने वाटर को खींच लिया, दैट गोस टू ब्लड प्लाज्मा। और NaCl जो हमने यहाँ से यहाँ पर आया था NaCl अगर आप देखेंगे NaCl का रूट क्या है, बाद में हम आपको लिखे हैं मेरे पास, तो NaCl का रूट क्या है, NaCl का रूट ऐसा है कि NaCl यहाँ से निकला था, यहाँ पर आया, यहाँ पर तो बाहर नहीं आया, यहाँ से NaCl बाहर आ गया, यहाँ से मेडुलरी फिल्ट्रेट में गया, यहाँ से आप देखेंगे डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ एनले में गया, और लूप ऑफ एनले के असेंडिंग लिम्ब में आकर बाहर आ गया। अगेन कम्स टू द मेडुलरी इंटरस्टिशियल फ्लूइड। क्यों? क्योंकि हमें मेडुलरी इंटरस्टिशियल फ्लूइड का कंसंट्रेशन हाई रखना है। अगर आपको कहीं पर भी दिक्कत आती है तो थोड़ा पीछे जाके आगे आना है, क्योंकि कहीं ना कुछ पार्ट अगर स्किप होगा तो आपको समझने में थोड़ी दिक्कत होगी। लेकिन इसका सिंपल वे है, थोड़ा पीछे जाओ फिर आगे आ जाओ तो आपके ध्यान में आ जाएगा। तो NaCl यहाँ पर बाहर आ रहा है क्योंकि हमें मेडुलरी इंटरस्टिशियल फ्लूइड का कंसंट्रेशन मेंटेन करना है। ओके, तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पर मेडुलरी इंटरस्टिशियल फ्लूइड के अंदर NaCl आ गया, यहाँ पर हाइपरऑस्मोलैरिटी मेंटेन है, और हाइपरऑस्मोलैरिटी मेंटेन रखने की वजह से यहाँ पर जब हाइपरऑस्मोलैरिटी मेंटेन होगी तो सीटी में से पानी बाहर आएगा, कलेक्टिंग ट्यूबुल से पानी बाहर आएगा। आपको इस वाटर को ध्यान रखना कि वाटर को रिअब्सॉर्ब करने के लिए वाटर बाहर आएगा। इस तरह से आप देखेंगे कि वहां पर वाटर बाहर आएगा, और जिससे वाटर बाहर आएगा तो आप देखेंगे कि यूरिन इज बिकम व्हाट, मोर एंड मोर कॉन्सेंट्रेट। तो यूरिन यहाँ पर ज्यादा से ज्यादा कॉन्सेंट्रेट हो रहा है। तो ये पॉइंट आपको यहाँ पर समझना है कि यहाँ पर चार बातों पर आपको फोकस करना है। जैसे इसके सराउंडिंग में प्रेजेंट है मेडुलरी इंटरस्टिशियल फ्लूइड, ये है लूप ऑफ एनले, ये है वासा रेक्टा, और ये कलेक्टिंग ट्यूबुल्स है।
और इस सब का इंटररिलेशनशिप जब आपके ध्यान में आएगा तो यू कैन अंडरस्टूड द काउंटर करंट मैकेनिज्म वेरी वेल। ओके, अगर हम इस काउंटर करंट मैकेनिज्म की जो डायग्राम थी वो डायग्राम मैंने आपको यहाँ पर एक्सप्लेन कर दी, और इसे काउंटर करंट कहने का कारण एकदम सिंपल है, क्योंकि आप देख रहे हैं ये रिनल फिल्ट्रेट है, रिनल फिल्ट्रेट का डायरेक्शन नीचे है, उसके सामने जो भाषा रेखा है उसका ब्लड का डायरेक्शन ऊपर है। मतलब यहाँ पर आप देखेंगे कि ये इस तरह से देखो, यहाँ पर फिल्ट्रेट नीचे जा रहा है तो ब्लड ऊपर जा रहा है, मतलब क्या होगा काउंटर करंट। और काउंटर करंट मैकेनिज्म अब देखेंगे, इस काउंटर करंट मैकेनिज्म हमारे किडनी में है, उसी तरह से ये काउंटर करंट मैकेनिज्म आल्सो प्रेजेंट इन फिश गिल्स। थोड़ा एडिशनल पॉइंट, क्योंकि काउंटर करंट मैकेनिज्म की स्पेशलिटी है, काउंटर करंट मैकेनिज्म इंक्रीजेस द एफिशिएंसी, वहां उस यहां पर एफिशिएंटली अपने यूरिन को कंसंट्रेट किया है, and that is the specialty of counter current mechanism। तो किडनी में उसका काम है यूरिन को कंसंट्रेट करना, और फिश गिल में उसका काम है तो हार्वेस्टिंग मोर ऑक्सीजन। तो आप घर पर पढ़ के देखना एक बार कि काउंटर करंट मैकेनिज्म फिश गिल्स, और वहां पर काउंटर करंट मैकेनिज्म को जैसे कैसे हाईएस्ट ऑक्सीजन को वहां पर हार्वेस्ट किया जाता है। तो काउंटर करंट मैकेनिज्म का एकदम सिंपल वे है कि दो फ्लो को अपोजिट डायरेक्शन में रखना, दो फ्लो को अपोजिट डायरेक्शन में रखना। तो अपोजिट डायरेक्शन में रखने की वजह से वहां पर जो एक्सचेंज ऑफ सब्सटेंस हो रहा है, वहां पर जो एक्सचेंज ऑफ सब्सटेंस होता है वो इफेक्टिवली होता है, एंड दैट इज द पर्पस ऑफ काउंटर करंट मैकेनिज्म। आपको समझ में आया काउंटर करंट मैकेनिज्म? ओके, तो बहुत ही इंटरेस्टिंग मैकेनिज्म है ये किडनी का, और आप देख रहे हैं कि किडनी कितनी इंटेलिजेंटली काम कर रही है। और आप जब मैकेनिज्म ये सीख रहे हैं तो आपको बहुत ही एक अंदर से खुशी होनी चाहिए कि आई अंडरस्टैंड द मैकेनिज्म ऑफ यूरिन फॉर्मेशन। ओके, अभी तक आप इतने आसानी से यूरिनेशन कर रहे थे, हमारे मन में कोई क्वेश्चन नहीं आता है, लेकिन आपके मन में आज से क्वेश्चन आना चाहिए, भाई यूरिनेशन तो मैंने कर दिया, लेकिन यूरिन कैसे बना, यूरिन कॉन्सेंट्रेट कैसे बना। समर डेज में मेरा यूरिन ज्यादा कॉन्सेंट्रेट होता है, विंटर में मेरा यूरिन लेस कॉन्सेंट्रेट होता है, तो भैया इसकी जो मतलब इसकी केयर कौन कर रहा है? इसकी केयर किडनी कर रही है दोस्तों, है कि नहीं? किडनी इस बात का ख्याल रख रही है कि आपके बॉडी में पानी का परसेंटेज हमेशा मेंटेन रहना चाहिए। फिर आप ज्यादा पानी पियो या कम पानी पियो, किडनी विल टेक केयर ऑफ योर बॉडी। ओके, तो इतना इंटरेस्टिंग मैकेनिज्म है काउंटर करंट मैकेनिज्म। अभी हम जैसे मैंने एनएसीएल का पॉइंट आपके ध्यान में आ गया, तो एनएसीएल का रोल यहाँ से गया, एनएसीएल देखो, एनएसीएल यहाँ पर गया, कोई कुछ बाहर नहीं है, यहाँ से एनएसीएल बाहर आ गया, यहाँ से आने के बाद दैट मेडुलरी इंटरस्टिशियल फ्लूइड वहां से गया वासा रेक्टा में, वासा रेक्टा से एनएसीएल आ गया, यहाँ पर लगातार एनएसीएल अंदर जा रहा है तो वाटर बाहर आ रहा है। तो नेचुरली आप देखेंगे अगर एनएसीएल यहाँ पर अंदर जा रहा है और वाटर बाहर आ रहा है तो 300 का कन्वर्शन मतलब कॉन्सेंट्रेशन बढ़ गया, 300 से 400। एनएसीएल अगर बाहर आ गया, वाटर बाहर आ गया, एनएसीएल अंदर वाटर बाहर, तो 400 का 600, एनएसीएल अंदर वाटर बाहर 800, फिर 1000, वापस वाटर बाहर जा रहा है, और ओके 1000 और यहाँ पर 1200 अचीव कर ली, दैट इज द हाईएस्ट कॉन्सेंट्रेशन। ये दो पॉइंट आप देखो कि जैसे आप इनर मेडुला में देखेंगे तो इनर मेडुला में ये जो है, इनर मेडुला में यहाँ पर ये ब्लड है और ये है रिनल फिल्ट्रेट, ये रिनल फिल्ट्रेट है। तो इनर मेडुला रीजन में रिनल फिल्ट्रेट और ब्लड का कॉन्सेंट्रेशन नियर अबाउट सेम होता है, यानी यहाँ पर ब्लड और रिनल फिल्ट्रेट आइसोटोनिक हो रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर इसका भी ऑस्मोलिटी 1200 है, इसकी भी ऑस्मोलिटी 1200 है। तो लेकिन ये ब्लड है, ये वासा रेक्टा है, इसके अंदर ब्लड है, ये लूप ऑफ एनले इसके अंदर रिनल फिल्ट्रेट। ये कभी मत भूलना कि वासा रेक्टा यानी ब्लड, लूप ऑफ एनले यानी रिनल फिल्ट्रेट। और हमारा मेन पर्पस ये है कि एट द एंड हमें काउंटर करंट मैकेनिज्म में क्या चाहिए कि रिनल फिल्ट्रेट से ज्यादा वाटर को हम ब्लड में लेके जाए। ओके, और उस वाटर को ब्लड में लेके जाने के लिए हम दो सॉल्ट की मदद ले रहे हैं, एक NaCl और एक है यूरिया, क्योंकि उस वाटर को ज्यादा खींचने के लिए आपको मेडुलरी इंटरस्टिशियल फ्लूइड का हाइपर ऑस्मोलिटी कंडीशन आपको मेंटेन
रखना है, आपको कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट मेंटेन करना है, क्योंकि वाटर की मूवमेंट हम करवाएंगे प्रोसेस ऑस्मोसिस से। तो आपको जहां से भी वाटर को खींचना है तो उस डक्ट के बाहर आपको हाइपरटोनिक कंडीशन, हाइपर ऑस्मोलरिटी आपको मेंटेन करना है। तो NaCl तो ये ऑस्मोलरिटी मेंटेन करता ही है, लेकिन आप देखेंगे कि यूरिया का भी उतना ही इंपॉर्टेंट रोल है। यूरिया also play very significant role to maintain the hyperosmolarity, और इसलिए हमें ना कि यूरिया का डबल रोल है दोस्तों। यूरिया एक मेटाबॉलिक वेस्ट भी है, मतलब नाइट्रोजनस वेस्ट भी है, बट एट द सेम टाइम यूरिया also maintain the osmolarity। यूरिया ये नाइट्रोजनस वेस्ट है, बट इट also maintain the osmolarity। आप देखेंगे नेचर जो है, नेचर के अंदर नेचर मिनिमाइज द वेस्ट, नेचर हर चीज को यूज कर लेता है। दो द नाइट्रोजन इज दो द यूरिया इज नाइट्रोजनस वेस्ट, लेकिन उस यूरिया को भी हम फायदा कर रहे हैं। तो यूरिया का क्या होता है कि जब यहाँ पर आपको ऑस्मोलरिटी कंडीशन ज्यादा मेंटेन कर रही है, तो क्या होता है कि जो आपका जो यूरिन है, इसके अंदर जो यूरिया है, तो वो यूरिया कलेक्टिंग ट्यूबुल से उसका कुछ पोर्शन, सम पार्ट ऑफ दैट यूरिया कम टू द व्हाट मेडुलरी इंटरस्टिशियल फ्लूइड, और फिर ये यूरिया जो होता है ध्यान रखना, ये यूरिया that goes to the thin segment of ascending limb, thin segment of ascending limb of loop of Henle, और इस यूरिया का सिक्रीशन हो रहा है दोस्तों कि नहीं, यूरिया का सिक्रीशन हो रहा है। और सिक्रीशन मतलब आपको पता है कि अगर कोई भी सब्सटेंस जब रिनल ट्यूब्यूल में आता है दैट इज कॉल्ड सिक्रीशन, और रिनल ट्यूब्यूल से बाहर जाता है दैट इज कॉल्ड रीअब्सॉर्प्शन। तो इस यूरिया का यहाँ पर सिक्रीशन हो रहा है। और आपको एक ध्यान में रखना कि यूरिया की पोजीशन देखो, यहाँ पर यूरिन था, इससे हमने यूरिया यहाँ पर डिफ्यूज आउट हो गया, और यूरिया डिफ्यूज आउट इसलिए होगा कि आप देखो ये प्रोसेस जो है लगातार हो रही है, लगातार यहाँ की कंडीशन बदलती रहेंगी, और यहाँ पर हमें कॉन्स्टेंटली हायर ऑस्मोलरिटी कंडीशन रखना है। जैसे आप देखेंगे कि यहाँ पर ऐसी कंडीशन इंक्लूड होगी, यहाँ का कॉन्सेंट्रेशन कम हो रहा है। अगर मानो कि इनर मेडुला में कॉन्सेंट्रेशन कम हो रहा है तो यूरिया बाहर आ जाएगा, यूरिया बाहर आ जाएगा, एक यूरिया मूव्स आउट। जैसे यूरिया बाहर आ गया तो यूरिया एंटर इनटू व्हाट, यूरिया एंटर इनटू द दैट इज अ असेंडिंग लिम्ब ऑफ द लूप ऑफ हेनले, और ये यूरिया यहां से यहां पर आएगा। ओके, जितने टाइम यूरिया यहां पर था उसने यहां का ऑस्मोलरिटी कंडीशन मेंटेन की। जैसे यहां का ऑस्मोलरिटी कंडीशन अप टू लेवल आ गई, यूरिया एंटर हियर, यूरिया फिर से यहां पर जाएगा, और यूरिया यहां से पास होता मतलब यूरिया ऐसे जाएगा और ऐसे जाकर वापस यहां पर आएगा, यहां से और निकलेगा। मतलब सम पार्ट ऑफ द स्मॉल पोर्शन ऑफ यूरिया इस तरह से यहां पर रीसर्कुलेट हो रहा है। सम स्मॉल पोर्शन ऑफ यूरिया विल गेट रीसर्कुलेट, इस यूरिया को यहां पर रीसर्कुलेट कर रहे हैं, और इसको रीसर्कुलेट करके हम यहां की जो ऑस्मोलरिटी है उसे हम मेंटेन कर रहे हैं, उसे हम मेंटेन कर रहे हैं। इसलिए ये जो NaCl और यूरिया, ये दो जो इंग्रेडिएंट है जिनको हम रिनल ट्यूब्यूल से बाहर निकालते हैं, NaCl को हम ज्यादातर आप देखेंगे कि असेंडिंग लिम्ब से बाहर निकालते हैं, और आप देखेंगे कि यूरिया को हम कलेक्टिंग ट्यूब्यूल से बाहर निकालते हैं, और ये दोनों मिलकर यहाँ का जो फ्लूइड है, इस फ्लूइड की ऑस्मोलरिटी को मेंटेन रखते हैं। और जब यहाँ की ऑस्मोलरिटी बढ़ेगी तो नेचुरली सीटी से वाटर विल कम्स आउट, तो सीटी से पानी बाहर आएगा। ओके, तो ये पॉइंट यहाँ पर ध्यान रखना हो। डायग्राम को समझने के मैंने यहाँ पर जो ब्लैक डॉट थे, ब्लैक डॉट वो मैंने NaCl के दिखाए और ब्लू डॉट मैंने वाटर के दिखाए। तो आपको इस डायग्राम को इस तरह से समझना है। डायग्राम किताब में इस टाइप में दी है, लेकिन एक्चुअल आपको इमेजिन ऐसे करना है। तो थोड़ा मैंने एडिशनल, आप जैसे वैल्यू एडेड जैसे कहते हैं ना, एडिशनल डायग्राम मैंने यहाँ पर आपको बनाई है, जो डायग्राम आपकी किताब में नहीं है। तो ये पॉइंट आपको ध्यान है, वो डायग्राम आपकी किताब में नहीं है। तो ये पॉइंट आपको यहाँ पर समझना है, इस डायग्राम के मदद से आपको इसको समझना है। आई थिंक ये जो डायग्राम थी इसके अंदर कॉन्सेंट्रेशन लिखे हुए, हर पार्ट कहां से कौन सा एलिमेंट कहां पर जा रहा है, इतना अभी आपके ध्यान में आ गया है। उसका बेसिक प्रिंसिपल भी आपके ध्यान में आ गया है। यहाँ पर बेसिक प्रिंसिपल है ऑस्मोसिस, यहाँ पर बेसिक प्रिंसिपल है दैट इज अ सॉल्यूशन, दैट इज अ वाटर, सॉरी द आप देखिए वाटर मूव्स फ्रॉम हाइपो टू हाइपरटोनिक, और वाटर को हमें बाहर की तरफ मूव करवाना है,
और आपको ये भी ध्यान में आ गया कि यहाँ पर वाटर क्यों बाहर आ रहा है, इस वाटर को कौन बाहर आ रहा है, NaCl आ रहा है। ओके, और आप देखेंगे यहाँ के वाटर को कौन बाहर आ रहा है, NaCl आ रहा है। तो आप देख रहे हैं कि लगातार जो वाटर रिएब्जॉर्ब हो रहा है, क्योंकि 70% वाटर यहाँ पर रिएब्जॉर्ब होने के बाद भी अगर बॉडी को वाटर की जरूरत है, देन द काउंटर करंट मैकेनिज्म इज गेट ऑपरेट। क्योंकि काउंटर करंट मैकेनिज्म ये आप देखेंगे कि जस्टामेडुलरी नेफ्रॉन में ही ऑपरेट होता है। और एक्चुअली ह्यूमन बीइंग में थोड़ा डिफरेंट कंडीशन है, लेकिन हम हमारे लेवल में हमारा जो सिलेबस का जो स्कोप है उसमें यही कहते हैं। आगे चलकर थोड़े से कुछ कंसेप्ट बदलते हैं हायर लेवल में, लेकिन हमारे सिलेबस के उसके हिसाब से हम जस्टामेडुलरी नेफ्रॉन में ही काउंटर करंट मैकेनिज्म ऑपरेट होता है। ओके, अभी इतना मैंने आपको एक्सप्लेन किया है, डायग्राम को मैंने आपको अंडरस्टैंड करवा दिया है। अब इसके रिलेटेड पॉइंट्स हम देखते हैं। ओके, इसके रिलेटेड पॉइंट हम देखते हैं तो आपको और भी ज्यादा क्लियर हो जाएगा। अब हम देखते हैं कि काउंटर करंट मैकेनिज्म प्रेजेंट इन दैट यू कैन से, मतलब ये काउंटर करंट मैकेनिज्म किससे रिलेटेड, एलओएच और वासा रेक्टा। ओके, तो एलएच और वासा रेक्टा ऑफ किडनी, तो ह्यूमन के किडनी के एलओएच और वीआर में काउंटर करंट मैकेनिज्म होता है। लेकिन तीसरा भी इंग्रेडिएंट ध्यान रखना, कौन सा, मेडुलरी इंटरस्टिशियल फ्लूइड। बाद में मैंने आपको बताया था कि इट इज प्रेजेंट इन फिश गिल्स। ये फिश गिल्स में भी होता है, तो फिश गिल में मैक्सिमम एफिशिएंटली ऑक्सीजन को हार्वेस्ट करने के लिए वहां पर काउंटर करंट मैकेनिज्म होता है। काउंटर करंट मतलब एक ध्यान रखना कि एक ट्यूब है और दो ट्यूब है, ध्यान रखना, और इस ट्यूब में दो ट्यूब है और यहाँ पर देखना कि यहाँ पर ये फ्लूइड नीचे जाएगा, यहाँ का फ्लूइड ऊपर जाएगा, और उसके कहते हैं इससे एक्सचेंज बेटर होता है, दैट्स कॉल्ड काउंटर करंट। एक्चुअली जैसे काउंटर करंट है ना, वैसे एक शब्द होता है को करंट। को काउंटर की जगह पर अगर हम को करंट वाली बात करते हैं, को करंट, तो को करंट में होता क्या है, को करंट के अंदर आप देखेंगे कि ये दो डक्ट है और दोनों की डायरेक्शन सेम है। तो दोनों की डायरेक्शन अगर सेम है तो दो फ्लो है, एक ही डायरेक्शन में जा रहे हैं, को करंट, और दो फ्लो है अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं, काउंटर करंट। तो काउंटर करंट के अपोजिट शब्द कौन सा है, को करंट है। लेकिन को करंट से हम यहाँ कुछ लेना देना नहीं है, लेकिन एक कंसेप्ट आपको आना चाहिए कि को करंट कैसे रहेगा, काउंटर करंट कैसे रहेगा। तो फिलहाल तो हमें काउंटर करंट मैकेनिज्म पर ही हमें यहाँ पर कॉन्सेंट्रेट करना है। और आप देखेंगे कि काउंटर करंट मैकेनिज्म में क्या होता है, टू एंटी पैरेलल चैनल्स होते हैं, टू एंटी पैरेलल चैनल। जैसे मैंने आपको ऑलरेडी डायग्राम दिखा है, टू एंटी पैरेलल चैनल्स, दैट इज आप देखेंगे कि एलओएच और वासा रेक्टा, एलओएच और वासा रेक्टा है, टू एंटी पैरेलल चैनल्स हम वहां पर देखेंगे। ओके, नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज देयर, यहां पर देखना कि काउंटर का मतलब क्या आता है, अपोजिट, करंट का मतलब क्या आता है, फ्लो होता है। और आप ध्यान रखना पर कि काउंटर करंट मैकेनिज्म प्रेजेंट इन मैमल्स, दैट इज इंक्लूडिंग ह्यूमन बीइंग, in case or as well as our birds also shows the ability to concentrate urine, यानी यूरिन को कॉन्सेंट्रेट करने की जो कंडीशन है, यानी हाइपरटोनिक यूरिन किस में डाला होता है, तो हाइपरटोनिक यूरिन प्रोड्यूस इन मैमल्स, दैट इज ह्यूमन बीइंग एंड बर्ड्स। यानी मैमल्स एंड द एव्स होते हैं, बर्ड्स होते हैं, दे शोज एबिलिटी टू प्रोड्यूस द कॉन्सेंट्रेटेड यूरिन, दैट इज द हाइपरटोनिक यूरिन। ये जो सारे पॉइंट हैं, यानी आप किसी भी प्रश्न का आंसर लिख सकते हैं। क्योंकि मेरी कोशिश ये रहेगी कि आपको मेरा लेक्चर सुनने के बाद शायद ही कोई एक्स्ट्रा पढ़ने की जरूरत पड़े, यानी ऑल द पॉइंट शुड बी इंक्लूडिंग लेक्चर। क्योंकि देखो आप 1 घंटा दे रहे हैं, आप जो भी टाइम मुझे दे रहे हैं लेक्चर सुनने के लिए, तो मैं चाहूंगा कि मेरे स्टूडेंट की एफिशिएंसी उससे बढ़े। क्योंकि अगर मेरा लेक्चर सुनने के बाद भी अगर आपको 4 किताबें पढ़नी पड़ रही है और आपको ढूंढना पड़ रहा है, आपको कॉन्सेप्ट आधा अधूरा समझ रहा है, तो कुछ में कोई मतलब नहीं आता है। तो मैं चाहता हूं कि आपको कॉन्सेप्ट भी पूरा समझे और उसके साथ साथ हमारा लेक्चर एग्जाम ओरिएंटेड भी रहे, यानी हमको मैक्सिमम क्वेश्चन के आंसर लेक्चर में मिलने चाहिए। कई बार ऐसा होता है कि लेक्चर्स होते हैं 10 मिनट का, 15 मिनट का, 20 मिनट का, जिसके अंदर अक्सर उस चैप्टर मतलब उस कंटेंट का जो सुपरफिशियल आपको इंफॉर्मेशन मिलता है। ओके, लेकिन उससे हम बाद में एग्जाम में मार्क नहीं ला सकते हैं। तो यहाँ पर कोशिश कर रहे हैं कि यू शुड गेट द ऑल पॉइंट्स। यानी काउंटर करंट मैकेनिज्म के 3 कंपोनेंट है, एक एलएच है, एक वासा रेक्टा है और दूसरा मेडुलरी इंटरस्टिशियल फ्लूइड है। तो
तो 3 पॉइंट आपको देखना है पर कि LOH वासा एक्ट और मेडुलरी इंटरस्टिशियल फ्लूइड और मेडुलरी इंटरस्टिशियल फ्लूइड शोज ऑस्मोलैरिटी इंक्रीजेस फ्रॉम कॉर्टेक्स टू इनर मेडुला। तो इनर मेडुला से सॉरी जैसे आप कॉर्टेक्स से इनर मेडुला की तरफ जाएंगे तो ऑस्मोलैरिटी वहां का जो फ्लूइड होता है उसकी बढ़ती जाती है, यानी यहाँ पर हाइपर ऑस्मोलैरिटी आपको मेंटेन करना है, यानी रिनल पैपिला के तरफ यानी इनर मेडुला के तरफ हाइपर ऑस्मोलैरिटी यहाँ पर मेंटेन करना है, यानी यहाँ पर आपको कंसंट्रेशन ग्रेडियंट मेंटेन करना है। कंसंट्रेशन ग्रेडियंट आपको ऐसे मेंटेन करना है कि कलेक्टिंग ट्यूबुल से आपको जो वाटर अगर निकालना है तो कलेक्टिंग ट्यूबुल के बाहर आपको ज्यादा कंसंट्रेशन रखना पड़ेगा। तो कलेक्टिंग ट्यूबुल के बाहर आपको ज्यादा कंसंट्रेशन रखना पड़ेगा, देन ओनली वाटर मूव आउटसाइड। तो ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पर कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के लिए आपको दो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, NaCl और सेकंड इज व्हाट यूरिया। तो NaCl एंड यूरिया these are the main elements, those are responsible to maintain the concentration gradient, यानी इस पूरी मैकेनिज्म को ऑपरेट करने के लिए NaCl यूरिया आर द मेन इंपॉर्टेंट थिंग। इसलिए हमने कहा था कि दो हीरो है हमारे काउंटर करंट मैकेनिज्म के, एक NaCl और यूरिया, दोनों हमने मैंने आपको डायग्राम में बता दिया। और यहाँ पर देखना कि काउंटर करंट मैकेनिज्म ऑपरेट होने के लिए यहाँ पर स्पेशल अरेंजमेंट है, LOH और VR की वासा रेक्टा की स्पेशल अरेंजमेंट है, मैंने आपको डायग्राम में दिखाया है। तो देख सकते स्पेशल अरेंजमेंट विल बी देयर। बाद में मैंने शॉर्टकट में लिखा है CCM मतलब क्या है, काउंटर करंट मैकेनिज्म। CCM का मतलब क्या है, काउंटर करंट मैकेनिज्म। तो काउंटर करंट मैकेनिज्म का इंपॉर्टेंस क्या है? पहला इंपॉर्टेंस है कि प्रोड्यूस हाइपरटोनिक यूरिन। यहाँ पर हाइपरटोनिक यूरिन तैयार करना है। हाइपरटोनिक यूरिन क्यों तैयार करना है? तो अवॉइड वाटर लॉस, वाटर के लॉस को अवॉइड करना है। क्यों करना है? क्योंकि अवॉइड क्यों करना है? क्योंकि कंजर्वेशन ऑफ वाटर, यानी पानी के मतलब पानी का जो परसेंटेज हमारे बॉडी में उसे हमें कंजर्व करना है। ओके, क्योंकि मैंने आपको बताया कि 12% डेसिकेशन, अगर आपके बॉडी से 12% पानी निकल जाता है दैट कॉजेस डेथ। हम इसे सनस्ट्रोक कहते हैं। सनस्ट्रोक में ये होता है समझ में कि एक्सेस वाटर का लॉस हो गया बॉडी से 12%, दैट कॉजेस सडन डेथ। क्योंकि एक बार अगर हमारे सेल से एक इनफ वाटर नहीं रहा तो मेटाबॉलिक प्रोसेस बंद हो जाती है, और मेटाबॉलिक प्रोसेस का स्टॉप होना है डेथ। ओके, तो यू शुड अंडरस्टूड द रोल ऑफ वाटर। एक बार फिर से आप एक काम करना कि व्हाट इज द रोल ऑफ वाटर इन सेल, इसको थोड़ा दिमाग में इलैबोरेट करके रखना, पढ़ते रखना। ओके, तो हाउ वाटर इज इंपॉर्टेंट टू कंडक्ट द मेटाबॉलिक प्रोसेस इन वाटर इन सेल। तो ये पॉइंट आपको कभी आराम से फुर्सत से आपको टाइम मिलेगा तब पढ़ना है। तो इसीलिए तो पानी को अमृत कहते हैं, यही तो कारण है। ओके, तो पॉइंट आपको ध्यान रखना है। एंड मेंटेन द ऑस्मोलैरिटी ऑफ मेडुलरी इंटरस्टिशियल फ्लूइड, यानी काउंटर करंट मैकेनिज्म से हम मेडुलरी इंटरस्टिशियल फ्लूइड की हाइपर ऑस्मोलैरिटी, उसका कंसंट्रेशन लगातार हाई रखते हैं, और उसी के वजह से वाटर को कलेक्टिंग ट्यूबुल से बाहर निकाल पाते हैं। एंड दैट इज अ काउंटर करंट मैकेनिज्म का इंपॉर्टेंस है, जिस पर अलग-अलग टाइप से क्वेश्चन बन सकते हैं। अभी अगले पॉइंट हम जाते हैं। अगला पॉइंट क्या हमें ध्यान रखना कि व्हाई कंसंट्रेशन ग्रेडियंट मेंटेन इन मेडुलरी इंटरस्टिशियल फ्लूइड, यानी मेडुलरी इंटरस्टिशियल फ्लूइड के अंदर आपको कंसंट्रेशन ग्रेडियंट क्यों मेंटेन करना है? क्योंकि हमारा टारगेट क्या था? हमारा टारगेट था कि यूरिन 4 टाइम कंसंट्रेटेड इनिशियल फिल्ट्रेट, जो शुरुआत का फिल्ट्रेट था, ओके, पीसीपी के अंदर, तो उससे जो फाइनल यूरिन बन रहा है उसको 4 टाइम हमें कंसंट्रेट बनाना है, 4 टाइम कंसंट्रेट बनाना है। जैसे हम देखते हैं कि ये जो हमारा ग्लोमेरुलस था, ये जो पीसीपी वगैरह था, और ये लूपॉम फेनले आप देखेंगे, लूपॉम फेनले, और फाइनली आप देखेंगे कि यहाँ से जो यूरिन बाहर आता है, तो ये यूरिन और यहाँ पर इनिशियल फिल्ट्रेट है और यहाँ पर यूरिन है, तो ये जो यूरिन है इनिशियल फिल्ट्रेट से 4 गुना हमें कंसंट्रेट बनाना है, और उसका उतना वाटर हमें बाहर खींच लेना है। ओके, क्योंकि हम देखते हैं कि अल्ट्रा फिल्ट्रेशन प्रोसेस में तो मैक्सिमम वाटर फिल्टर हो जाता है, उस वाटर को हमें फिर से खींचना है। दैट्स व्हाई हमें मेडुलरी इंटरस्टिशियल फ्लूइड में हाइपर मतलब ज्यादा कंसंट्रेशन यूनिट मेंटेन करना है। सेकंड, टू रिमूव मोर एंड वाटर फ्रॉम द रिनल फिल्ट्रेट व्हेन पास थ्रू द कलेक्टिंग ट्यूब्यूल्स। मैंने आपको बताया कि कलेक्टिंग ट्यूब्यूल से जब रिनल फिल्ट्रेट जा रहा है उससे मैक्स टू मैक्स वाटर आपको वापस खींचना है,
कलेक्टिंग ट्यूब्यूल से, क्योंकि कलेक्टिंग ट्यूब्यूल वो प्लेस है जहां पर रिनल फिल्ट्रेट का कन्वर्शन यूरिन में होता है। अब ये डायग्राम मैंने ड्रॉ किया क्योंकि हमने कई बार इस डायग्राम को ड्रॉ किया, अभी तक हमने लास्ट 50 मिनट से हम उसी डायग्राम पर फोकस कर रहे थे, तो डायग्राम अभी आपके दिमाग में सेट हो गया, ऐसे कंसीडर करके मैं यहाँ पर बनाऊं तो कलेक्टिंग ट्यूब्यूल से मैक्सिमम वाटर हमें निकालना है। अब यहाँ पर एक इंटरेस्टिंग पॉइंट है कि NaCl की मूवमेंट कैसी हो रही है। देखो अभी डायग्राम को आपको समझ में आ रही है, तो धीरे धीरे डायग्राम के अंदर जो डिटेलिंग है, डिटेलिंग उसको समझना है कि NaCl की मूवमेंट कैसी हुई है। NaCl की मूवमेंट अगर आप देखेंगे कि असेंडिंग लिंब ऑफ लूप ऑफ हेनले, ओके, असेंडिंग लिंब ऑफ लूप ऑफ हेनले वहां से जा रही है, वहां से फिर मैं आपको यहाँ पर समझाता हूँ, फिर डायग्राम में समझाता हूँ। तो असेंडिंग लिंब एंड लूप ऑफ हेनले यानी ये असेंडिंग लिंब है, यहाँ से NaCl निकला, कहां पर चला गया, इसके सराउंडिंग में प्रेजेंट है, दैट इज अ डिसेंडिंग लिंब ऑफ वासा रेक्टा। तो NaCl यहां पर गया, फिर NaCl यहां से यहां पर आ गया, कहां पर आ गया, असेंडिंग लिंब ऑफ वासा रेक्टा, और वहां से मेडुलरी इंटरस्टिशियल फ्लूइड में चला गया, वहां से मेडुलरी इंटरस्टिशियल फ्लूइड में चला गया। ओके, तो इसको एक बार मैं डायग्राम आपको दिखाता हूं, तो डायग्राम पर आप फोकस करते हैं, यहां पर इस डायग्राम पर फोकस करते हैं, ये डायग्राम में फोकस किया तो भी चलेगा। तो आप देख रहे हैं ये कौन सा लूप ऑफ हेनले है, और लूप ऑफ हेनले के अंदर आप देखेंगे कि ये डिसेंडिंग लिंब है, वहां से NaCl तो बाहर नहीं आया, ओरिजिनल फिल्ट्रेट में था। जब असेंडिंग लिंब में आया तो NaCl यहां पर बाहर आ गया, फिर NaCl गोस टू द व्हाट वासा रेक्टा के डिसेंडिंग में गया, डिसेंडिंग में जाने के बाद यहां से NaCl बाहर आ गया, कहां पर आ गया, मेडुलरी इंटरस्टिशियल फ्लूइड। मतलब क्या हो गया, असेंडिंग लिंब से बाहर निकला लूप ऑफ हेनले के, फिर वासा रेक्टा के डिसेंडिंग लिंब में गया NaCl, और फिर वो NaCl असेंडिंग लिंब में आने के बाद बाहर आ गया। बाहर किस में आ गया, मेडुलरी इंटरस्टिशियल फ्लूइड में आ गया, अगेन कम टू द मेडुलरी इंटरस्टिशियल फ्लूइड में आ गया। तो इससे आप देख रहे हैं कि जो NaCl है, NaCl आपकी जो ब्लड मतलब रिनल फिल्ट्रेट में था, ब्लड से रिनल फिल्ट्रेट में आया, ब्लड से जब अल्ट्रा फिल्ट्रेशन हुआ, ब्लड से रिनल फिल्ट्रेट में आया NaCl, ठीक है। NaCl जो जा रहा था वो बाहर निकल गया, बाहर निकलने के बाद वो कहां पर आ गया, दैट कम टू द वासा रेक्टा, और वासा रेक्टा से फिर वो कहां पर निकल गया, गोज टू द मेडुलरी इंटरस्टिशियल फ्लूइड। जो एक्सेस था वो बाहर निकल गया, और जितनी NaCl की हमें जरूरत होती है, जितना NaCl हमारे बॉडी के ब्लड में चाहिए, वो NaCl ऑलरेडी हमने PCT में खींच लिया है, वो NaCl ऑलरेडी हमने DCT में खींच लिया है, और जितना भी चाहिए उतना ब्लड में खींच लेते हैं। बाकी का जो एक्सेस NaCl है, दैट इज नेसेसरी और दैट इज यूज्ड टू मेंटेन द हाइपर ऑस्मोलैरिटी कंडीशन। और वही पॉइंट हमने यूरिया पे भी देखा है, यानी NaCl भी रिसाइकलिंग हो रहा है और यूरिया भी रिसाइकलिंग हो रहा है। NaCl यहां से जा रहा है, आप देख रहे हैं NaCl यहां से जाकर यहां पर निकला, फिर यहां पर निकल गया। ओके, तो ऐसे NaCl का भी रिसाइकलिंग हो रहा है और यूरिया का भी रिसाइकलिंग हो रहा है। दोनों पॉइंट मैंने आपको यहां पर एक्सप्लेन किए। बाद में जो पॉइंट मैंने यहां पर लिखा है कि लेंथ एंड डेप्थ ऑफ LOH, the length and depth of LOH play important role in concentration of urine। तो हाउ मतलब आपको एक्सप्लेन करना है, क्वेश्चन आपको ध्यान रखना है कि लूप ऑफ हेनले की लंबाई और उसकी डेप्थ इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ यूरिन। कब हम तो यही तो कहते हैं कि LOH जितना लंबा उतना यूरिन ज्यादा कॉन्सेंट्रेट। सो लेंथ ऑफ LOH इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ यूरिन। क्योंकि एक सिंपल सी बात है, LOH जितना लंबा होगा उतना वो इनर मेडुला के रीजन में जाएगा, और इनर मेडुला में आप आते हो तो इनर मेडुला में हाइपर ऑस्मोलैरिटी होती है और वहां से वाटर ज्यादा बाहर निकल सकता है। ओके, इसीलिए इसका आंसर आपको बहुत डेप्थ में मतलब इसका आंसर आपको पॉइंट वाइज लिखना है, क्वेश्चन को आपको लिखते आएगा। ओके, तो ये क्वेश्चन है द लेंथ एंड डेप्थ ऑफ LOH प्ले इंपॉर्टेंट इन कॉन्सेंट्रेट द यूरिन, हाउ दैट यू हैव टू बी अंडरस्टूड। इस क्वेश्चन का आंसर आपको आना ही चाहिए, क्योंकि दैट विल वो आपकी अंडरस्टैंडिंग चेक करने के लिए मैंने यहाँ पर क्वेश्चन लिखा है। दूसरा पॉइंट, टू कॉन्सेंट्रेट रिनल फिल्ट्रेट। अभी रिनल फिल्ट्रेट को हमें कॉन्सेंट्रेट करना है, उसको 3 ट्रिक करनी पड़ती है। टू कॉन्सेंट्रेट रिनल फिल्ट्रेट मेक्स 3 ट्रिक्स बिटवीन कॉर्टेक्स एंड मेडुला। ओके, कॉर्टेक्स एंड मेडुला। अभी मैं पहले यहां पर एक्सप्लेन करता हूं, फिर डायग्राम के साथ आएंगे।
यानी रिनल फिल्ट्रेट को अगर हम देखेंगे यहाँ पर रिनल फिल्ट्रेट जो है ऐसे है, ये रिनल फिल्ट्रेट यहाँ से यहाँ पर, यहाँ से यहाँ पर और फिर यहाँ से यहाँ पर। तो रिनल फिल्ट्रेट को 3 ट्रिप करनी पड़ती है, कॉर्टेक्स और मेडुला। कॉर्टेक्स से पहले आएगा मेडुला, मेडुला से जाएगा कॉर्टेक्स और कॉर्टेक्स से आगे मेडुला। मतलब ध्यान रखना कि 3 ट्रिप लगाता है, कॉर्टेक्स से मेडुला, मेडुला से कॉर्टेक्स एंड कॉर्टेक्स टू मेडुला। क्योंकि रिनल फिल्ट्रेट यहाँ पर 180 लीटर था और यहाँ पर कॉन्सेंट्रेट यूरिन है, तो रिनल फिल्ट्रेट को हम लगातार कॉन्सेंट्रेट करते जा रहे हैं। लेकिन रिनल फिल्ट्रेट को कॉन्सेंट्रेट होने के लिए 3 ट्रिप लगानी पड़ती है, कॉर्टेक्स टू मेडुला, मेडुला से वापस से कॉर्टेक्स में लाते हैं और कॉर्टेक्स से मेडुला से लाते हैं। क्योंकि देखो किडनी सडनली कोई काम नहीं कर सकती। जैसे आपको ऐसा लगता होगा कि पहले पानी खींच लिया था, अगर हमने पीसीटी में पानी खींच लिया तो फिर जरूरत नहीं काउंटर करंट मैकेनिज्म की। लेकिन ध्यान रखना कि हमारे बॉडी में 24 आवर प्रोसेस चल रही है, हमारे बॉडी में लगातार प्रोसेस चल रही है और इसीलिए ये जो है बॉडी की वाटर रिक्वायरमेंट एवरी मिनट एवरी सेकंड चेंज होती है और हर सेकंड में बॉडी की रिक्वायरमेंट क्या है और उससे उस अकॉर्डिंग टू दैट मेंटेन करने के लिए प्रोसेस को ऐसे रखा गया है। इसलिए हम एक ही जगह से वाटर निकाल रहे हैं, हम अलग अलग जगह से वाटर निकाल रहे हैं, क्योंकि एवरी सेकंड आपके बॉडी के अंदर वाटर के कंसंट्रेशन को हमें मेंटेन करना है। एवरी सेकंड, अब देखो एवरी सेकंड हमारा लाइफ एक सेकंड से बना है, हमारा लाइफ एक सेकंड से बन रहा है और एक सेकंड में हमारे बॉडी के ब्लड का मॉनिटरिंग किया जा रहा है, हमारी बॉडी की रिक्वायरमेंट जो है उसको देखा जा रहा है। इसलिए हम एक ही जगह से वाटर से भी निकालते हैं। तो चलो हम देखते हैं 3 ट्रिप कैसी, कॉर्टेक्स टू मेडुला। तो पहला डाउनवर्ड है, आप देखेंगे डाउनवर्ड है, दैट इज लूप ऑफ इनले, और डाउनवर्ड जब होगा तो लूप ऑफ इनले, तो आपने देखा यहाँ पर वाटर लॉस हो गया, मैंने लिखा है डाउनवर्ड लूप ऑफ इनले वाटर लॉस, डाउनवर्ड लूप ऑफ इनले वाटर लॉस, यहाँ से वाटर का लॉस हो गया, ठीक है, यहाँ से वाटर लॉस हो गया। फिर क्या हो गया, देन सेकंड अपवर्ड, अपवर्ड यानी कहां से, तो मेडुला से कॉर्टेक्स, और आपने जब कॉर्टेक्स से मेडुला से है तो आपने वाटर का लॉस कर पाया। फिर सेकंड आप लूप ऑफ इनले के असेंडिंग में जाते हैं, तब मेडुला से कॉर्टेक्स में जा रहे हैं, वहां पर आपने एनएसीएल का लॉस करवाया, लॉस ऑफ एनएसीएल, और फिर से आप कॉर्टेक्स से मेडुला में रहे कलेक्टिव ट्यूबल में, तो वहां से आप वाटर का लॉस करवा रहे हैं। दैट इज द ध्यान रखना पर डाउनवर्ड, यहां पर क्या है डाउनवर्ड इन सीटी, तो डाउनवर्ड इन सीटी आप देखेंगे यहां पर, तो डाउनवर्ड सीटी में क्या हो रहा है, लॉस ऑफ वाटर। मतलब ध्यान रखना कि डाउनवर्ड जब आप गए कॉर्टेक्स टू मेडुला, डिसेंडिंग लिप में तो वाटर का लॉस करवाया, और फिर जब आप अपवर्ड गए मेडुला टू कॉर्टेक्स तो आपने इनिशियल का लॉस करवाया, और फिर जब आप कॉर्टेक्स से मेडुला आ गए तो वहां पर लॉस ऑफ वाटर करवाया। तो लॉस ऑफ वाटर मतलब इस रिनल फिल्ट्रेट से हमने वाटर निकाला है, तो यहाँ पर रिनल फिल्ट्रेट से वाटर निकाला, यहाँ रिनल फिल्टर से इनिशियल निकाला, यहाँ पर रिनल फिल्टर से हमने वापस वाटर निकाला, क्योंकि वाटर तो हमने मेजर पीसीटी में निकाल दिया था, लेकिन उसके बावजूद जब ऐसी कंडीशन है कि ज्यादा वाटर की जरूरत है, उस समय में NaCl की मदद लेनी पड़ेगी, उस समय में यूरिया की मदद लेनी पड़ेगी। तो अल्टीमेटली व्हाट यू अंडरस्टैंड हियर, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इससे एमसीक्यूज बनते हैं। टू concentrate renal filtrate, how many trips are requiring cortex to medulla? आंसर आएगा 3 trips। पहला डाउनवर्ड डिसेंडिंग लिम्ब लॉस ऑफ वाटर, दूसरा अपवर्ड ascending limb of village loss of NaCl, तीसरा डाउनवर्ड इन सीटी लॉस ऑफ वाटर। ओके, तो ये पॉइंट आपको यहां पर देखना है। तो यूरिन कॉन्सेंट्रेट होने का कारण क्या है, यूरिन कॉन्सेंट्रेट टू सीसीएम, सीसीएम मतलब क्या लिखा मैंने, सीसीएम मतलब काउंटर करंट मैकेनिज्म, यूरिन कॉन्सेंट्रेट टू सीसीएम, सीसीएम का मतलब क्या है, काउंटर करंट मैकेनिज्म। बाद में यूरिन कॉन्सेंट्रेट होने का और कारण क्या है, हाइपर ऑस्मोलरिटी ऑफ मेडुलरी इंटरस्टिशियल फ्लूइड। देखो काउंटर करंट मैकेनिज्म की वजह से यूरिन कॉन्सेंट्रेट हो रहा है, दूसरा मेडुलरी इंटरस्टिशियल फ्लूइड की हाइपर ऑस्मोलरिटी की वजह से हो रहा है, तीसरा यूरिन कॉन्सेंट्रेट करने के लिए हार्मोन भी लगता है, कौन, एडीएच और वैसोप्रेसिन। तो इस प्रकार का क्वेश्चन आपको आ सकता है, यूरिन कॉन्सेंट्रेट करने वाले कौन-कौन से फैक्टर्स है। तो एक सीसीएम है, एक काउंटर करंट मैकेनिज्म, क्योंकि एलओएच और वासा रेक्टा की जो एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर बना गया, उनकी जो अरेंजमेंट करवाई गई है, वासा रेक्टा और लूप ऑफ इनले की जो अरेंजमेंट है, दैट अरेंजमेंट इज सुटेबल टू कंसंट्रेट द यूरिन।
and that is a important part of counter current mechanism. That is a counter current mechanism. और बाद में उस काउंटर करंट मैकेनिज्म के अंदर आप देखते हैं कि यहाँ पर हाइपर ऑस्मोलरिटी यहाँ पर मेंटेन करना जरूरी है. ओके, इसलिए काउंटर करंट मैकेनिज्म को ऐसे कहते हैं, काउंटर करंट मैकेनिज्म और काउंटर करंट मल्टीप्लायर. क्या कहते हैं इसको? काउंटर करंट मल्टीप्लायर. मल्टीप्लायर इसलिए कहते हैं क्योंकि ये ऑस्मोटिक कंसंट्रेशन को बढ़ाते हैं, हाइपर ऑस्मोलरिटी मेंटेन करता है. दैट इज कॉल्ड मल्टीप्लायर. तो काउंटर करंट भी है, यानी काउंटर करंट भी है और वहां पर ऑस्मोलरिटी भी बढ़ रही है. तो दैट्स ए काउंटर करंट मल्टीप्लायर मैकेनिज्म. क्या है इसको? काउंटर करंट मल्टीप्लायर मैकेनिज्म. ओके, पॉइंट ध्यान रखना. अभी हम यहाँ पर ध्यान रखना है कि काउंटर करंट मल्टीप्लायर मैकेनिज्म का कंसेप्ट ओके ध्यान रख गया. ओके, तो यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट पॉइंट को ध्यान रखना है कि जो काउंटर करंट मैकेनिज्म होता है, काउंटर करंट मैकेनिज्म, तो काउंटर करंट मैकेनिज्म के अंदर आप देखेंगे कि काउंटर करंट मल्टीप्लिकेशन, काउंटर करंट मल्टीप्लायर, यानी काउंटर करंट मैकेनिज्म के दो पार्ट बनते हैं. एक पार्ट काउंटर करंट मल्टीप्लायर और दूसरा काउंटर करंट एक्सचेंज. देखो कौन से दो पार्ट दिए मैंने? एक काउंटर करंट मल्टीप्लायर और दूसरा काउंटर करंट एक्सचेंज. तो काउंटर करंट मल्टीप्लायर के अंदर किसका रोल है? तो काउंटर करंट मल्टीप्लायर के अंदर लूप ऑफ हेनले का रोल है. तो काउंटर करंट मल्टीप्लायर इज अ कंसर्न विद लूप ऑफ हेनले. ओके, एंड काउंटर करंट एक्सचेंज के अंदर वासारेक्टा प्ले इंपॉर्टेंट रोल. ओके, क्या पॉइंट हमने समराइज किया? देखो कि काउंटर करंट मल्टीप्लायर के अंदर लूप ऑफ हेनले प्ले इंपॉर्टेंट रोल और काउंटर करंट एक्सचेंज के अंदर वासारेक्टा प्ले इंपॉर्टेंट रोल. अभी जो मैंने स्टेटमेंट दोहराए उस स्टेटमेंट को आपको लेक्चर में आप दोबारा जब देखेंगे लेक्चर को, तो इस स्टेटमेंट को ध्यान में रखते हुए उसको आपको देखना है. और ध्यान रखना जैसे एक बार आप देखेंगे तो शायद ये लेक्चर आपके दिमाग में 80% 70% सेट होगा, लेकिन अब दोबारा जब देखेंगे, क्योंकि कैसे आपने एक बार मूवी देख ली तो उसका स्टार्ट है, एंड आपको पता है, तो एंड भी आपको पता है. तो जब एंड आपको पता है और आप वापस स्टार्ट देखते हो तो स्टार्ट देखने में और मजा आता है. स्टार्ट और आपको खुल के देखती है, इसलिए एक मूवी को आप एक बार देखो और उसको दोबारा देखो. तो दोबारा जब आप देख रहे हैं तो आपको पता रहता है कि जो शुरुआत वाले जो डायलॉग्स होते हैं वो डायलॉग एंड में लाने के लिए, उसका क्लाइमेक्स लाने के लिए उस प्रकार के डायलॉग बना रहते हैं. तो उस लेक्चर को 2-3 बार रिवाइज करना है और एंड ध्यान में रखते हुए स्टार्ट को जब समझेंगे तो आपको अलग से यहाँ पर मजा आएगा. ओके, तो ये भी पॉइंट यहाँ पर क्लियर हो गया. ओके, दिस शुड बी अंडरस्टूड बाय यू. ओके, यहाँ पर मैं आपको होमवर्क दूंगा कि यूरिया के बारे में आप कम से कम 10-12 पढ़ लिखो. मैंने एक बार फिर से आपको दिया था. नाउ यू राइट डाउन द 10 to 12 पॉइंट रिगार्डिंग दिस व्हाट यूरिया. तो यूरिया का रोल आपको समझना है. यूरिया के बारे में कम से कम इस चैप्टर से रिलेटेड 10-12 पॉइंट आपको लिखना है. ओके, तो ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है. अभी यहाँ पर हम क्या करते हैं कि कंपोजिशन ऑफ यूरिन. तो यूरिन तो बन गया, लेकिन यूरिन का कंपोजिशन कैसा है? यूरिन का कंपोजिशन अगर हम देखते हैं यहाँ पर, तो कंपोजिशन ऑफ यूरिन के अंदर आप देखेंगे ऑर्गेनिक कंपोनेंट, इनऑर्गेनिक कंपोनेंट होते हैं. ऑर्गेनिक के अंदर यूरिया होता है, यूरिक एसिड होता है, क्रिएटिनिन है, अमोनिया है, हिब्रिक एसिड है, वाटर सोल्यूबल विटामिन है और हार्मोन्स है. These are the organic constituent of urine. These are the organic constituent of urine. इनऑर्गेनिक कौन से? तो क्लोराइड्स है, सोडियम है, K+ है, Ca है, Mg है, पिगमेंट रहेंगे, ड्रग्स रहेंगे, म्यूकस रहेगा, एपिथेलियल सेल रहेंगे, डेड WBC रहेंगे. एपिथेलियल सेल किसकी हो सकती है? यूरेथ्रा की हो सकती है, यूरिनरी ब्लैडर की हो सकती है. एपिथेलियल सेल होती है, डेड WBC होती है. These are the constituent of the urine. These are the constituent of the urine. Even the pus cells are not there, but you can say normal urine में pus cell बहुत कम quantity में होते हैं. Okay, तो ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है. तो डेड WBCs are present. Now next point हम यहाँ पर देखते हैं regarding what volume of urine. यूरिन का वॉल्यूम कितना होता है? यूरिन का वॉल्यूम होता है 1 to 1.5 लीटर पर डे. एंड एक दिन में 1 से 1.5 लीटर इतना यूरिन बनता है और एक मिनट में 1.5 to 5 ml यूरिन बनता है एक मिनट में. क्योंकि एकदम से एक मिनट ऐसा फ्लो नहीं शुरू रहता है. हर मिनट एवरी सेकंड
आपके सेल में नाइट्रोजनस स्पेस डाला हुआ है और एवरी सेकंड किडनी उसे फिल्टर कर रही है और इसलिए 1 मिनट में आपके बॉडी में 1.25 ml यूरिन बन रहा है। ओके, पॉइंट है अपना। यूरिन का जो कलर होता है पेल येलो या लाइट येलो कलर होता है, तो यूरिन का जो लाइट येलो कलर या पेल येलो कलर है इसका कारण है यूरोक्रोम पिगमेंट। क्या करें इसे? यूरोक्रोम पिगमेंट। और यूरोक्रोम पिगमेंट क्या है? यूरोक्रोम पिगमेंट इज अ ब्रेकडाउन प्रोडक्ट ऑफ हीमोग्लोबिन। यूरोक्रोम पिगमेंट इज अ ब्रेकडाउन प्रोडक्ट ऑफ हीमोग्लोबिन। ओके, बाद में ये स्लाइटली एसिडिक है। स्लाइटली एसिडिक मतलब इसका pH कितना? एवरेज pH होता है 6, तो यूरिन इज स्लाइटली एसिडिक एंड दैट इज यू कैन से pH इज व्हाट 6। और इट आल्सो डिपेंड ऑन एक्चुअली एवरेज pH है, इसमें बदलाव आ सकते हैं डिपेंड ऑन इनटेक ऑफ योर फूड। ओके, देन ध्यान रखना यहाँ पर कि यहाँ पर द यूरिन हैज अ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑर्डर, इसका एक पर्टिकुलर स्मेल होता है और स्मेल का कारण क्या होता है? ड्यू टू व्हाट? द यूरिनोड पिगमेंट, एक अलग से पिगमेंट है इसका यूरिनोड पिगमेंट। तो यूरिनोड पिगमेंट के वजह से उसमें कैरेक्टरिस्टिक स्मेल होता है। एक इसका जो पर्टिकुलर स्मेल होता है इसका कारण जो है यूरिनोड पिगमेंट है। बाद में ध्यान रखना कि यूरिन हाइपरटोनिक है। हाइपरटोनिक मतलब 4 टाइम concentrate than blood plasma और initial filtrate। ध्यान रखना, 2 पॉइंट आ सकते हैं। यूरिन इज हाइपरटोनिक यानी 4 टाइम concentrate than blood plasma और initial filtrate यानी blood plasma या initial filtrate से 4 गुना यूरिन हमारा concentrate होता है। ओके, देखो आप डॉक्टर बनने के डायरेक्शन में जा रहे हैं, फ्यूचर में आप डॉक्टर बन रहे हैं। ओके, और यही पॉइंट होता है कि आप फ्यूचर में डॉक्टर बनो या ना बनो, लेकिन इतनी जानकारी आपके बारे में, आपके बॉडी के बारे में, आपकी किडनी के बारे में आपको होती है तो नेचुरली यू विल बी टेक केयर ऑफ योर ओन बॉडी। ओके, तो जो नेचर में बॉडी को इसके बारे में जानकारी होना जरूरी है। बाकी हमारा यूरिन का स्पेसिफिक ग्रेविटी कितना होता है? 1.015 to 1.025 and is slightly heavier than water। यानी यूरिन की स्पेसिफिक ग्रेविटी पानी से थोड़ी ज्यादा होती है, स्लाइटली हेवियर देन वाटर। उसकी ग्रेविटी, स्पेसिफिक ग्रेविटी यूरिन की वाटर से ज्यादा होती है। बाद में 25 to 30 ग्राम ऑफ यूरिया एक्सक्रीटेड पर डे। एक दिन में हम 25 से लेकर 30 ग्राम का यूरिया एक्सक्रीट करते हैं। ओके, ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है। बाद में मेन मिनरल ऑफ यूरिन, मतलब हमारे यूरिन में मेन मिनरल कौन सा? डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है, ये सारे डायरेक्ट क्वेश्चंस है, दीज आर ऑल ऑर्डर फॉर डायरेक्टली क्वेश्चंस आते हैं, मतलब ऐसे देखना है। आप इसको जब भी पढ़ रहे तो आपको यहाँ पर क्वेश्चन दिखाई देना चाहिए, यहाँ पर आपको क्वेश्चन ही दिखाई देना चाहिए। मतलब मेन मिनरल कौन सा है? NaCl है। Which is the main mineral of urine? That is called NaCl, सोडियम क्लोराइड। अभी तक आप नमक खा रहे थे, नमक खाते, कभी आप खाने में नमक लेते, लेकिन आपको पता है व्हाट इज रोल ऑफ NaCl इन बॉडी? NaCl के आपके बॉडी में रोल क्या है? वेरी इंटरेस्टिंग है कि नहीं? तो आज से पढ़ाई में लग जाओ। सो व्हाट इज द रोल ऑफ NaCl इन बॉडी? आपके बॉडी में सोडियम क्लोराइड का रोल क्या है? बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, सोडियम आयन आल्सो रिक्वायर्ड फॉर कंडक्शन ऑफ नर्व इंपल्स। ओके, तो ये जो हमारे बॉडी के अंदर सॉल्ट एंड वाटर का रेगुलेशन है, बहुत ही इंटरेस्टिंग है। ओके, और ये पढ़कर आपको डेफिनेटली, मतलब आपको पढ़ाई तो करना ही बच्चों एग्जाम के लिए, लेकिन नॉलेज जो होता है, नॉलेज लेकर आपको एक अलग सा सुकून आना चाहिए, एक अलग सा आनंद आना चाहिए, एक अलग सी मजा आपको आनी चाहिए, एक अलग सी नशा आपको आनी चाहिए पढ़ाई की। अगर में जब आप इस नशा को पढ़ाई आएंगी तो फिर आप देखेंगे कि आप एक अलग दुनिया में रहेंगे, आप अलग से इसको महसूस करेंगे। ओके, तो ठीक है। एनालिसिस ऑफ यूरिन, ध्यान रखना कि एनालिसिस ऑफ यूरिन हेल्प इन क्लिनिकल डायग्नोसिस। एक्चुअली कई बार हम देखते हैं कि प्राइमरी लेवल में जब हम बीमार होते हैं तो सबसे पहले डॉक्टर में यूरिन और ब्लड टेस्ट करवाते हैं। तो यूरिन के वजह से यूरिन की कंपोजिशन में बदलाव होना, यह हमारे कई सारे डिसीज को डायग्नोसिस करने का आसान तरीका है। और इससे हम क्या कर सकते हैं? हम किसका डायग्नोसिस कर सकते हैं? हम मेटाबॉलिक डिसऑर्डर का डायग्नोसिस कर सकते हैं या माल फंक्शन ऑफ किडनी, क्योंकि आपकी यूरिन में अगर कोई एब्नॉर्मल कॉन्स्टिट्यूएंट है, इसका मतलब आपकी किडनी के अंदर कुछ माल फंक्शनिंग हो रहा है, आपकी किडनी प्रॉपर फंक्शनिंग नहीं कर रही है,
तो उसके बारे में पता लगता है, और सेकंडली हमें कुछ मेटाबॉलिक डिसऑर्डर के बारे में पता चलता है। उसका एक एग्जांपल जो है, एग्जांपल ब्लैक यूरिन डिसीज। अभी ये एग्जांपल आपको यहाँ पर एनसीईआरटी में नहीं दिया है, लेकिन ये एग्जांपल आपको 12वीं के एनसीईआरटी में है, या आपको जेनेटिक्स में सीखना है बाद में कि मेटाबॉलिक डिसऑर्डर कौन सा है। इसलिए मैं आपको अभी से एक्सपोजर दिया है, क्योंकि ये जो शब्द मैं आपको बता रहा हूँ कहीं ना कहीं सिलेबस में, क्योंकि मैं चैप्टर को भी देख सकता हूँ, सिलेबस को भी देख सकता हूँ। टीचर का एक ईगल विजन होता है, स्टूडेंट चैप्टर को देखता है लेकिन टीचर पूरे सिलेबस को देखता है, और फिर मेरे स्टूडेंट को मैं ऐसे कौन से शब्द एडवांस में बताऊं जिससे उसको आगे चलकर फायदा होने वाला है, एंड दैट इज द मेन वी कैन से द रोल ऑफ टीचर। तो मैं आपको प्रीवियस एक्सप्लेन दे रहा हूं, आप एक काम करना, ब्लैक यूरिन डिसीज, इसका अल्टरनेटिव है अल्काप्टोन्यूरिया, इसका अल्टरनेटिव क्या है, अल्काप्टोन्यूरिया। इसके बारे में पूरी जानकारी आप कम से कम 10 पॉइंट कलेक्ट करो, कौन सा, ब्लैक यूरिन डिसीज और अल्काप्टोन्यूरिया, इसके बारे में पता कर सकते हैं। ओके, और ध्यान रखना कि अमाउंट ऑफ यूरिन, यानी आपके बॉडी में जो यूरिन का प्रोडक्शन होगा, तो आपके बॉडी में यूरिन का प्रोडक्शन होगा, ये कैसे कंट्रोल होता है। The amount of urine can be controlled by 1. Consumption of diuretic substances. Consumption of diuretic substances. Diuretic substances हम उसे कहते हैं जो यूरिन को प्रोडक्शन को बढ़ाते हैं। डायूरेसिस मतलब क्या है, डायूरेटिक सब्सटेंस, एंड डायूरेसिस मतलब क्या है, डायूरेसिस का मतलब ये है कि जो हमारी यूरिन को कंसंट्रेशन कम करते हैं। अगर यूरिन का कंसंट्रेशन कम होगा तो वॉल्यूम बढ़ेगा, कंसंट्रेशन कम होगा तो वॉल्यूम बढ़ेगा। तो जैसे कि फॉर एग्जांपल टी है, चाय पीने से टी एक डायूरेटिक सब्सटेंस है, कॉफी डायूरेटिक सब्सटेंस है, इससे यूरिन का प्रोडक्शन बढ़ता है। अल्कोहल से यूरिन का प्रोडक्शन बढ़ता है, क्योंकि अल्कोहल देखो अभी यहाँ पर एक रोल है कि व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन अल्कोहल एंड सिक्रेशन ऑफ एडीएच। प्रश्न मैं आपको देता हूं, अगर कोई पर्सन अल्कोहल पीता है तो उसके बॉडी में एडीएच की सिक्रेशन की कंडीशन क्या रहेगी। ओके, तो अल्कोहल पर्सन फेसिंग द प्रॉब्लम ऑफ डिहाइड्रेशन, अब देखिए उसके बॉडी में डिहाइड्रेशन का प्रॉब्लम फेस करता है, क्यों फेस करता है, आपको आंसर फाइंड आउट करना है। ओके, तो अल्कोहल डायूरेटिक है, बियर इज आल्सो डायूरेटिक सब्सटेंस। अभी ध्यान रखना कि कई बार डायूरेटिक सब्सटेंस होता है कि कई बार हम देखते हैं कि ऑपरेशन होता है, ऑपरेशन में आपको एनेस्थीसिया दिया जाता है, आपकी बॉडी में वो एनेस्थीसिया का मेडिसिन होता है, उसको बाहर निकालने के लिए यूरिन के थ्रू बाहर निकालना पड़ता है, क्योंकि जब वो बाहर निकलेगा तो आप एनेस्थीसिया के इफेक्ट से बाहर आएंगे। तो कई बार डॉक्टर पेशेंट को ऑपरेशन सर्जरी होने के बाद जब भी कुछ पर्टिकुलर टाइम आवर्स के बाद थोड़ी चाय पीने के लिए कहते हैं, क्योंकि दैट एक्ट एज अ डायूरेटिक, दैट एक्ट इज व्हाट, डायूरेटिक। अब उसको अल्कोहल पीने के लिए नहीं कहेंगे, ध्यान रखना, हम उसको चाय पीने के लिए कहते हैं, ध्यान रखना, दैट इज व्हाट, टी इज अ डायूरेटिक। अगर अल्कोहल इज आल्सो अ डायूरेटिक, बट यू कैन से नॉर्मली वी प्रेफर हियर द टी एज अ डायूरेटिक। सेकंड, इनटेक ऑफ फ्लूइड, आप कितना पानी पी रहे हैं, इनटेक ऑफ फ्लूइड, आप पानी कितना ले रहे हैं, ओवरऑल फ्लूइड कितना ले रहे हैं, जूस पी रहे हैं, क्या पी रहे हैं, पानी पी रहे हैं, ये इनटेक पर डिपेंड करता है। Intake of fluid will decide the amount of urine. Second, physical activity of person. आप फिजिकल एक्टिविटी कितनी कर रहे हैं डिपेंड करता है, उस पर यूरिन का प्रोडक्शन डिपेंड करता है, क्योंकि आप फिजिकली जब एक्टिव रहेंगे, ध्यान रखना, तो फिजिकली एक्टिव होने के बाद आपका मेटाबॉलिक प्रोसेस ज्यादा होगा, तो मेटाबॉलिक प्रोसेस ज्यादा होगा तो मेटाबॉलिक वेस्ट ज्यादा होगा, तो मेटाबॉलिक वेस्ट ज्यादा होगा तो नेचुरल यूरिन का प्रोडक्शन भी क्या होगा, बढ़ेगा। इवन इंटेलेक्चुअल वर्क की वजह से यूरिन का प्रोडक्शन बढ़ता है, इंटेलेक्चुअल वर्क के से भी यूरिन का प्रोडक्शन बढ़ता है। इसलिए कई बार हम देखते हैं कि एग्जाम के टाइम पर कई सारे बच्चे 3 घंटे का पेपर होता है ना, बीच में वो परमिशन लेते यूरिनेशन के लिए, क्यों, क्योंकि जब उन्होंने पेपर पढ़ा तो उनको बहुत क्वेश्चन डिफिकल्ट लगे, ब्रेन को ज्यादा स्ट्रेस आ गया, यूरिन का प्रोडक्शन बढ़ गया। ओके, तो ये हम देखते हैं कि इंटेलेक्चुअल वर्क के कारण भी यूरिनेशन होता है। ओके, और अक्सर हम देखते हैं ऑफिसेस में लोग टाइम पास करने के लिए थोड़ा बहुत काम करते हैं, यूरिनेशन में जाके आते हैं, मतलब आप देखेंगे उसके लिए ये भी रीजन हो सकता है। ओके, आपको इसे ऑब्जर्व करते हैं प्रैक्टिकली। ओके, अमाउंट ऑफ यूरिन दैट इज अ टाइप्स ऑफ फूड कंजम्पशन, आपने किस प्रकार का फूड कंज्यूम किया है, उसमें वाटर का परसेंटेज कितना था, दैट विल डिसाइड द वी कैन से द अमाउंट ऑफ यूरिन।
and environmental temperature. Last फैक्टर कौन सा? environmental temperature it also decide the amount of urine. जैसे कि देखेंगे अब जैसे समर है तो समर में यूरिन का प्रोडक्शन कम होता है, विंटर में यूरिन का प्रोडक्शन ज्यादा होता है, रेनी सीजन में यूरिन का प्रोडक्शन ज्यादा होता है, समर में यूरिन ज्यादा कॉन्सेंट्रेट होता है, क्वांटिटी भी कम होता है, कॉन्सेंट्रेट भी होता है. अब देखेंगे तो डिपेंड्स ऑन द एनवायरमेंटल टेम्परेचर, क्योंकि समर में वाटर की जरूरत बॉडी को ज्यादा है तो नेचुरली समर में काउंटर करंट मैकेनिज्म क्या होगा? ज्यादा ऑपरेट होगा. ईडीएस का सिक्रीशन क्या होगा? ज्यादा ऑपरेट, ज्यादा सिक्रीशन होगा. जब यही काउंटर करंट मैकेनिज्म विंटर या रेनी सीजन में ऑपरेट होगा नहीं. ओके, तो देखो सारे पॉइंट आपको एक जगह पर अच्छे से लगाना है, सबको कोऑर्डिनेट करना है, टॉपिक को बहुत अच्छे से समझना है, और कोई भी टॉपिक अगर दिमाग में खुल गया तो फिर आप उसके एमसीक्यू अच्छी तरह से सॉल्व कर सकते हैं. ओके, तो आज हमने देखा कि हमारे बॉडी में यूरिन कैसे कॉन्सेंट्रेट होता है, काउंटर करंट मैकेनिज्म क्या है, उसके अंदर लूप ऑफ इनले, वासा रेक्टा और इंटरस्टिशियल फ्लूइड का रोल क्या है. उसके दो मेन हीरो है, कौन से? NaCl और यूरिया. NaCl को फ्लो देखो कहां से कहां जा रहा है, यूरिया का फ्लो देखो कहां से कहां जा रहा है, और उनके पीछे वाटर भाग रहा है. उनके पीछे कौन भाग रहा है? वाटर भाग रहा है. और ये हम चाहते हैं कि पानी को ज्यादा से ज्यादा बॉडी के अंदर रिटर्न लेके उसको बॉडी को कहां पहुंचाना है? ब्लड के प्लाज्मा में. और इनको पहुंचाने के लिए ये मैकेनिज्म है दैट इज कॉल्ड काउंटर करंट मल्टीप्लायर. क्या कहते हैं इसको? काउंटर करंट मल्टीप्लायर मैकेनिज्म इसे कहते हैं. तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक था, मैंने आपको इसको एक्सप्लेन किया है. अब इसको एक बार, दो बार, तीन बार अच्छे से देखो. ओके, एक बार एक ओवरव्यू ले लो, फिर आप इसके अलग अलग टॉपिक जाओ, फिर थोड़ा आगे थोड़ा पीछे, इस तरह से टेक्स्ट बुक की डायग्राम्स देखकर आपको इसे समझना है. अभी आगे जो टॉपिक हमारे बाकी है वो टॉपिक है जिसके अंदर हमें देखना है ऑटो रेगुलेशन ऑफ किडनी. क्या देखना है? ऑटो रेगुलेशन ऑफ किडनी, यानी किडनी को आपको रेगुलेट करने की जरूरत नहीं है, आपको कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है. किडनी अपने आप को रेगुलेट करती है. तो किडनी के अंदर इनबिल्ट ऑटो रेगुलेशन मैकेनिज्म है. इसी के अंदर हमें जेजीए की कंसेप्ट सीखना है, रास का कंसेप्ट सीखना है, एएनएफ के कंसेप्ट है, एएनएफ एट्रियल नाइट्रेटिक फैक्टर. तो एएनएफ फैक्टर क्या है इसके बारे में पढ़कर रखो, रास के बारे में पढ़कर रखो. मायोजेनिक मैकेनिज्म क्या है किडनी का रेगुलेशन का, वो हमें सीखना है. और उसके बाद फिर हमें सीखना है डिसऑर्डर्स ऑफ एक्सरी सिस्टम. एक्सरी सिस्टम में कौन कौन से डिसऑर्डर है और कौन से दूसरे एक्सेसरी ऑर्गन्स है, दोज आर कंसर्न विद द एक्सक्रीशन. और उसके बाद हमें देखना है हीमोडायलिसिस. हीमोडायलिसिस के बारे में पढ़कर देखना, उसको हम शॉर्ट में एक्सप्लेन करेंगे. हीमोडायलिसिस और एक है पेरिटोनियल डायलिसिस. तो उसके ये भी पॉइंट आपको यहाँ पर देखना है, और कुछ एक्सक्लूसिव पॉइंट रिगार्डिंग दिस चैप्टर. तो लगभग इस चैप्टर के एंड में आ चुके हैं. ओके, मैक्स टू मैक्स 2 लेक्चर के अंदर ये चैप्टर हमारा खत्म होने वाला है. ओके, तो इसको आप अच्छी तरह से पढ़ाई करो, बढ़िया तरीके से पढ़ाई करो, और बिल्कुल फोकस करके पढ़ाई करो. ओके, फोकस होना चाहिए, क्योंकि देखो कई बार हम एक एग्जांपल आपको बता दो एट द एंड में, कि कई बार हम देखते हैं कि जैसे हम गाड़ी के बैक सीट में बैठे हैं और एक ड्राइवर हमारी गाड़ी चला रहा है, तो बैक सीट में जब बैठते हैं तो हमें मजा लेते हैं ना, हम कांच के बाहर से देखते हैं, बाहर की सीनरी देखते हैं. लेकिन देखो कितना टाइम हम सीनरी देखते हैं, एक 10 मिनट हो गए, 15 मिनट हो गए, हम सीनरी को देखते हैं. फिर हम क्या करते हैं कि हम मोबाइल खोलकर उसको देखना शुरू करते हैं. यानी वो जो अट्रैक्शन था आपका वो कम हो गया, फिर आप मोबाइल पर आ गए. फिर मोबाइल आप देखते देखते आपको थोड़ी देर के बाद क्या होगी, नींद आने लग जाएगी. तो आप कार के बैक सीट में बैठे होने की वजह से एक सिचुएशन है. लेकिन आप ड्राइवर को देखो, तो ड्राइवर जैसे ही ड्राइवर के सीट पर बैठता है तो फोकस होता है, क्योंकि उसके पास एक टारगेट है, उसके पास एक काम है. तो बिल्कुल गाड़ी स्टार्ट करने से लेकर जहाँ तक हम पहुँचते हैं वहाँ की पार्किंग तक उसको फोकस करना पड़ता है. उसे नींद आती नहीं है, वो पूरे टाइम रास्ते पर देख रहा है. ओके, तो यही बात होती है कि कई बार हम जब हमें लेजी फील होता है, जब हमें ऐसा लगता है कि हमें बोर हो रहा है, कि ये स्टडी मुझे बोरिंग लग रही है, तो समझना क्या बैक सीट पे बैठे हो.
तो तुरंत दरवाजा खोलना, ड्राइवर सीट पर आना। ओके, ड्राइवर सीट पर आना, फिर ड्राइवर सीट पर आप बैठेंगे, कुछ देर के बाद वापस आप बैक सीट पर आएंगे, वापस दरवाजा खोलना, ड्राइवर सीट में। ड्राइवर सीट मतलब आप आपके काम पर, टारगेट पर फोकस्ड होने चाहिए। जब आप फोकस होते हो तो आप केयरफुल होते हो, आप एंथुसियास्टिक होते हो। तो इस तरह से एक सिंपल सा एग्जांपल मैंने आपको एंड में दिया है। ओके, तो आज हम रुकते हैं यहाँ पर। ओके, बेस्ट ऑफ लक। ओके, पूरी पढ़ाई करो।